नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए हम एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज में जी हाँ 418 नंबर लाइव क्लास सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज। और ये 100 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशंस हम आपको करवाने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जी हाँ, आपका चाहे कोई भी फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये क्वेश्चंस आपके हर एक क्वेश्चंस जी हाँ आपके हर एक एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और पहले प्रश्न में पूछा गया था कि क्रिकेट मैच में कितने अंपायर होते हैं। तो भाई यहाँ पर इस क्वेश्चंस की डेफिनेशन, जी हाँ इस क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर में दिया गया है कि 2 अंपायर होते हैं। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का जो व्याख्या है वो आपको समझनी पड़ेगी। अब व्याख्या में आपके लिए क्या है वो आप पढ़ लीजिए, पहले ही हाईलाइटेड किया गया इसको। परंपरागत क्रिकेट खेल में मुख्यतः 2 अंपायर होते हैं। मींस आप कोई भी अगर गेम खेल रहे हैं क्रिकेट का, तो उसमें 2 आपको मेन अंपायर दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए, एक तो होता है आपका नॉन स्ट्राइकर एंड पे और एक होता है आपका स्ट्राइकर एंड पे। तो 2 अंपायर आपको दिखाई देते हैं। और इसके साथ में वर्तमान समय में 2 मैदानी अंपायर के साथ साथ एक टीवी अंपायर भी होता है, जिसको आप थर्ड अंपायर कहते हैं। और एक रिजर्व अंपायर भी होता है। जी हाँ, आपको देखना होगा कि रिजर्व अंपायर कौन सा है। जी हाँ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे होता है रिजर्व अंपायर। आपने देखा होगा कि जब भी बॉल डैमेज होती है या फिर बॉल टेम्परिंग होती है बॉल के साथ में, या फिर बॉल गीली हो जाती है या कुछ भी हैपनिंग होती है, तो उस कंडीशंस में जो फोर्थ अंपायर है या फिर ये कह सकते हैं कि जो रिजर्व अंपायर है, वो मैदान पर बॉल लेकर आता है। और यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि एक रिजर्व अंपायर की व्यवस्था होती है जो मैदानी अंपायर के अनुरोध पर सहयोग करते हैं। मींस एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये असिस्टेंट अंपायर के तौर पे काम करते हैं। और इनके ऊपर, जहां इन 4 अंपायरों के ऊपर भी एक होता है आपका मैच रेफरी। तो ये काफी आपको ध्यान देने वाली बात रहेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। लिब्रो किस खेल में पाया जाता है। तो लिब्रो भाई पाया नहीं जाता, होता है। ठीक है, तो लिब्रो होता है आपका वॉलीबॉल खेल के अंदर। अब यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशंस आपके लिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लिब्रो वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। लिब्रो इज एन इनिशियल, आप कह सकते हैं कि इटालियन वर्ड्स मीनिंग फ्री। जी हाँ, लिब्रो का मतलब है यहाँ पर जो इटली, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि एक इटालियन वर्ड है। और इटालियन के अंदर जो यहाँ पर लिब्रो होता है, इसका मतलब होता है फ्री। फ्री का मतलब है कि ये कभी भी टीम में आ सकता है, कभी भी जो आपका मैदान है उसको छोड़ के बाहर जा सकता है। लेकिन उस टाइम पे आपको ध्यान में रखना है कि रैली रुकी हुई हो, ठीक है, सर्विस होने वाली हो, तो उस टाइम पे आप चेंज कर सकते हैं। टीम में लिब्रो एक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी होता है जो पिछली पंक्ति में खेल रहे किसी खिलाड़ी के स्थान पर बदला जा सकता है। मींस इसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। यह खिलाड़ी न सर्विस कर सकता है, न ब्लॉक में भाग ले सकता है, और ना ही आगे के क्षेत्र में स्मैश हेतु गेंद को सेट कर सकता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी, इसके ऊपर कौन कौन से इसको निषेध दिया गया है। अब निषेध है एक तो कि ये ना तो सर्विस करेगा, ना ब्लॉक में भाग लेगा, ठीक है, ब्लॉक नहीं बना सकता है, और ना ही ये अगली जो आपने देखा होगा जो अटैकिंग विंग होता है, जो अटैकर विंग है, उसके अंदर ना तो स्मैश करेगा और ना ही ये बॉल को बूस्ट कर सकता है। मींस बॉल को बना भी नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है। तो पेनल्टी किक जो आपकी ली जाती है ये फुटबॉल से संबंधित होती है। देखिए, एक तो होता है पेनल्टी तो होती है आपकी हॉकी के अंदर, पेनल्टी किक जो है ये आपकी होती है फुटबॉल में। अब पेनल्टी किक से रिलेटेड क्या है वो आप पढ़ लीजिए। पेनल्टी किक फुटबॉल से संबंधित है। पेनल्टी किक गोल रेखा के मध्य बिंदु से 36 फुट या फिर 12 गज की दूरी से लगाई जाती है। जिस समय यह किक लगाई जा रही हो उस समय गोल रक्षक तथा पेनल्टी किक लगाने वाले खिलाड़ी को छोड़कर सभी खिलाड़ियों को पेनल्टी क्षेत्र से बाहर तथा पेनल्टी बिंदु से 30
फुट या फिर 10 गज की दूरी पर, परंतु खेल के अंदर ही रहना चाहिए। जी हाँ, जो आपका 12 गज दूर से आपकी जो पेनल्टी लगाई जाती है, उससे पीछे आपने देखा होगा एक सर्कल बनाया जाता है, और उस सर्कल की जो दूरी है जहाँ से पेनल्टी ली जा रही है, वहाँ से 10-10 गज की दूरी रहती है, तो वहाँ पर खिलाड़ी बाकी खड़े होंगे। ठीक है, मीन्स ये कह सकते हैं कि जो पेनल्टी लेने वाला है और जो आपका गोल कीपर है, उनके बीच में कोई दूसरा खिलाड़ी एंटरटेन नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्गी का मुकाबला कबूतरों को उड़ाने तथा जादूगरी जैसे खेलों को किस काल में बढ़ावा मिला था? तो भाई ये बढ़ावा मिला था मुगल काल के अंदर। ठीक है, मुसलमान काल यहाँ पर लिखा हुआ, तो मुगल काल आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मुगल काल के अंदर 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का जो मुगल काल है वो माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है। कौन सी भाई? 12वीं शताब्दी से लेकर और 17वीं शताब्दी तक भारत के अंदर ये काल माना जाता है। और मुगल काल के अंदर घुड़दौड़, तलवार चलाना, धनुर्विद्या, कुश्ती जैसे खेलों को प्रमुख स्थान मिला था। और उस समय का जो चौगान है काफ़ी फेमस गेम था, जिसको आज पोलो हम गेम के नाम से जानते हैं। मुगल काल में मुर्गों का मुकाबला, ठीक है, और कबूतरों को उड़ाने को और जादूगरी जैसे जो खेल थे, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा काला जादू वगैरह के जो ऐसे नाम है, ठीक है, तो वो इसी काल से ज़्यादा फेमस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चंस भी आपने देख लिए होंगे कि हम किस तरह के क्वेश्चंस वो आपको डेली प्रोवाइड करवाते हैं। और एजुकेशन यूट्यूब ढाबा, जी हाँ, एजुकेशन ढाबा यूट्यूब चैनल है, वो आप सभी के जो आप सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए आपकी अब यहाँ पर लाइव क्लासेस शुरू करने जा रहा है, तो उसमें आप आनंद ले सकते हैं लाइव क्लासेस का। अब ये बोल रहा है कि त्वचा से प्रतिदिन लगभग कितना पानी है वो खर्च होता है? तो जो हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन कितना लीटर पानी है वो खर्च करती है? आपका 900 मिलीमीटर, ठीक है, 900 ml है पानी वो यूज़ करती है। अब इसमें आप देख पाएंगे कि हमारी बॉडी से कितना पानी कौन से पार्ट से यूज़ होता है, वो आप देख पाएंगे। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर डेली जो हमें है 2500 से लेके 3000 ml जो पानी है उसका शरीर है वो निकास करता है। निकास का मतलब है अपनी बॉडी से उसको थ्रू आउट कर देता है। अब थ्रू आउट जब करता है तो इट मीन्स कि हमें 2.5 से 3 लीटर पानी पीने की डेली ज़रूरत रहती है। और इसके लिए मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। ये काफ़ी यूनिक फॉर्मूला रहेगा और इसका अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपको कभी भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये बोल रहा है कि जो हम यूरिन करते हैं, यूरिन के थ्रू है 1500 ml है वो आपका पानी है बाहर निकल जाता है। ठीक है, स्किन से जो आपका पानी निकलता है वो 900 ml निकलता है। ठीक है, पसीने के थ्रू। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके थ्रू 400 ml, ठीक है, पर डे आपका जो पानी है वो यूज़ होता है, बाहर निकलता है। और जो आपका मल द्वारा है, ठीक है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, जो टॉयलेट होता है उसके थ्रू आपका 200 ml जो आपका पानी है वो बाहर निकलता है। अब बताता हूँ आपको पानी पीने का तरीका। सपोज कीजिए कि आपका बॉडी का वेट है 60, तो 60 को आपने एक बार 10 से डिवाइड कर लेना। आप यहाँ पे कर सकते हैं कि ठीक है, वेट डिवाइड बाय 10, ठीक है, ये फॉर्मूला रहेगा। अब जैसे ही आपने 10 से डिवाइड किया तो आपके पास में 6 आ गया। मींस आपकी 24 घंटे के अंदर, भाई 24 घंटे के अंदर जो आपके पानी पीने की रिक्वायरमेंट है वो 6 लीटर होती है। अब देखिए हम जागते कितना टाइम है। अब देखिए गर्मियों में हम कम से कम 14 से लेके 15-16 घंटे, ठीक है, 18 घंटे तक हम जागते हैं। मीन्स हमारी 6 घंटे की नींद होती है, या फिर मोस्टली 5 घंटे की नींद ही मतलब गर्मी के दिनों में ली जाती है। तो 15 से 16 घंटे के अंदर है आपको 4 लीटर पानी पीने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब अगर 24 घंटे आप अगर जाग रहे होते तो आपको यहाँ पर पानी पीने की ज़रूरत थी कितनी? भाई आपको पूरी 6 लीटर थी। अब देखिए यहाँ पर मोस्टली ये माना जाता है कि 12 घंटे का दिन है और 12 घंटे की रात होती है। तो आपने जो ये 10 को 60 को जो आपने मीन्स जो आपको बॉडी वेट है उसको 10 से डिवाइड किया और आपके पास में 6 आ गया, तो आपने इसको क्या करना है, 2 से एक बार और डिवाइड कर देना है। 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 3। मीन्स आपको 12 घंटे के अंदर 3 लीटर पानी पीने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो आप इस तरह अपने जो बॉडी का वेट है उसके अकॉर्डिंग है पानी की जो अमाउंट है उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अब चाहे अगर किसी का 80 किलो वेट है तो वो भी वो देख लीजिएगा कितना पानी पीने की जरूरत होगी उसको। ठीक है, तो उसको आपको 4 लीटर पानी पीने की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो जितना बड़ा बॉडी वेट है उस बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग ही आपको पानी पीने की जरूरत है। एक चीज़ और आपको बता दूं, हमारी बॉडी में देखिए हम मानते हैं कि 60 से लेके 70% है जो हमारी बॉडी है इट्स अ मेड अप ऑफ वाटर, मीन्स पानी से हमारी बॉडी बनी होती है। और जब हमें 1%, जी हाँ, हमारी बॉडी में 1% जो पानी का लेवल है डाउन हो जाता है तब हमें प्यास लगती है। इट मीन्स कि हमें नीड होती है पानी पीने की। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने समझना है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर रहेगा 6, और 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुरुषों के लिए भाले की लंबाई कितनी होती है। जो पुरुषों के लिए जो आपका जेवलिन यूज़ किया जाता है
इसकी जो लंबाई है 2.60 से लेके 2.70 मीटर रहती है। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो बताई गई है। ठीक है, मेंस के लिए जो लेंथ है 2.60 मीटर से लेके 2.70 मीटर, और विमेंस के लिए जो जेवलिन की लेंथ होती है वो 2.20 से लेके 2.30 मीटर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अगर वेट की बात करेंगे तो इसमें 600 ग्राम विमेंस के लिए वेट रहेगा, और पुरुषों के लिए यहाँ पर मेंस कैटेगरी में 800 जो ग्राम है वो वेट हो जाएगा जेवलिन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और पुरुष ये पूछा गया है कि जो आपको 400 मीटर का जो 400 मीटर की रेस होगी उसमें दूसरी लेन का स्टैगर क्या रहेगा। तो दूसरी लेन का जो स्टैगर है ये रहता है आपका 7.04 मीटर। ठीक है, 7.04 मीटर है ये आपका स्टैगर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ लेन्स होती है उसका स्टैगर आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ध्यान में रखिएगा भाई, वो चाहे आप 400 मीटर का स्टार्ट ले रहे हैं या फिर 200 मीटर का स्टार्ट ले रहे हैं, जहाँ पे हाफ स्टैगर और फुल स्टैगर आपको देने की जरूरत पड़ती है। तो 400 में दिया जाता है फुल स्टैगर, हमेशा याद रखना भाई 400 के मीटर में फुल स्टैगर रहेगा और 200 मीटर में हाफ स्टैगर दिया जाता है। और कभी भी पहली लेन का कोई भी स्टैगर नहीं होता, मींस 0.00 मीटर आपका स्टैगर रहेगा। दूसरी लेन का स्टैगर होगा 7.04 मीटर। इसके बाद में जो आपकी थर्ड लेन होगी इसका रहेगा 14.71 मीटर। फोर्थ लेन का जो स्टैगर निकल के आएगा ये रहेगा 22.38 मीटर, और इसके बाद में पांचवी लेन का आएगा 30.05 मीटर, और छठवीं लेन का जो स्टैगर आएगा 37.71 मीटर, और सातवीं लेन का होगा 45.38 मीटर, और आठवीं लेन का स्टैगर होगा 53.05 मीटर। तो ये है यहाँ पर 400 मीटर के लिए स्टैगर। ठीक है, और हमेशा याद रखिए भाई जो स्टैगर है वो हमेशा दूसरी लेन से ही स्टार्ट किया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी कूद के गिरने का परिक्षेत्र क्या रहता है। परिक्षेत्र और गिरने का, लंबी कूद मीन्स जो आप लॉन्ग जंप लगाते हैं, जो उसकी पिट तैयार की जाती है उस पिट की डायमेंशन क्या रहेगी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए तो यहाँ पर है कि 9 इंटू 2.75 मीटर। अब इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत रहेगी। देखिए जो 9 मीटर है ये लेंथ होगी लॉन्ग पिट की, ठीक है, और 2.75, ठीक है, 2.75 मीटर है ये विड्थ हो जाएगी। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ। चलिए ये मैंने मान लीजिए कि लॉन्ग पिट बना दी है, ठीक है, तो ये मेरी लॉन्ग पिट है, और इस लॉन्ग पिट के अंदर जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, मीन्स जो चौड़ाई है ये 2.75 मीटर से लेके 3 मीटर तक आप रख सकते हैं। कितना भाई? 3 मीटर तक। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं चौड़ाई को। और जो लेंथ होगी ये लेंथ आप 9 मीटर की रखेंगे। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो आपका यहाँ पर एक टेक ऑफ बोर्ड लगाया जाता है, ठीक है, क्या रहेगा? टेक ऑफ बोर्ड। टेक ऑफ बोर्ड से लेकर और आपका जो लॉन्ग पिट है इसके बीच की दूरी कितनी रह सकती है? तो भाई कम से कम 1 मीटर रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 3 मीटर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 1 मीटर की ही डिस्टेंस इसमें रखी जाती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की तरफ। और एक्सप्लेनेशन में आपके लिए खास क्या रहेगा वो यहाँ पर आप बिल्कुल देख पाएंगे, जो मैंने आपको सभी चीज़ें बताई है वही। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर अब डिटेल में। तो यहाँ पर जो आपका जो अवतरण क्षेत्र है, मीन्स जो आपकी लॉन्ग पिट बताई गई है, ये है 9 इंटू 2.75 मीटर। ठीक है, जो दौड़ का मार्ग होगा, मीन्स जो आपका अप्रोच रन एरिया है, ठीक है, जिससे आप रन करके आते हैं, ठीक है, जो रनवे है वो रहेगा आपका 40 से लेके 45 मीटर। अब है टेक ऑफ बोर्ड। अब टेक ऑफ बोर्ड जो आपका रहेगा ये 1.21 मीटर से लेके 1.22 मीटर लेंथ का रहेगा। ठीक है, और अगर आप इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो ये आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 198, ठीक है, 198 mm से लेके 200 mm तक की चौड़ाई बताई गई है। तो 200 mm के अंदर, ठीक है, 200 mm के अंदर आपका 20 सेंटीमीटर बन जाता है। अब टेक ऑफ बोर्ड और जो आपका लॉन्ग पिट है इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर से लेके आप 3 मीटर की रख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो 100 मीटर वीमेंस के लिए हर्डल होता है तो उसमें हर्डल की ऊंचाई क्या रहेगी। अब हर्डल की ऊंचाई देखिए आपको बताई गई है यहाँ पर
मीटर। अब इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ रूल बुक्स की, ठीक है। रूल बुक्स में कहीं पर भी 0.840 नहीं लिखा है, वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा 0.838 मीटर, ठीक है। ये यूनिक चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स में देख लेते हैं कि वीमेंस के लिए क्या रहेगा, ठीक है, और पुरुषों के लिए, और साथ में जो 110 हर्डल है उसमें जो आपकी जो डिस्टेंस है, सॉरी, जो यहाँ पर हर्डल है वो हर्डल कितनी दूरी पे लगाई जाएगी और हर्डल की ऊंचाई क्या रहेगी, ठीक है। ये खास रहेगा आप सभी के लिए। चलिए यहाँ पर हम पहले बात करते हैं 100 मीटर वीमेंस के लिए, ठीक है। तो 100 मीटर वीमेंस हर्डल की यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि 0.838 मीटर आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पर 0.84 मीटर लिखा हुआ है, और जो पहली हर्डल होगी ये आपकी 13 मीटर की दूरी पर लगेगी, और जो आपकी एक हर्डल से दूसरी हर्डल के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी ये 8.5 मीटर की हो जाएगी, 8.50 मीटर, ठीक है। और जो लास्ट हर्डल होगी आपकी फिनिशिंग लाइन से पहले लगेगी 10.50 मीटर पे, ठीक है। फिर है यहाँ पर 400 मीटर, ठीक है। ये आपके पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए दोनों के, सॉरी, ये वीमेंस के लिए बताई गई है। पहले वीमेंस के लिए ले लेते हैं। तो वीमेंस के लिए जो आपकी हर्डल, सॉरी, जो हर्डल की हाइट होगी वो रहेगी आपकी 0.762 मीटर, और जो हर्डल की जो डिस्टेंस होगी आपकी जो स्टार्टिंग लाइन से ये रहेगी 45 मीटर, और एक हर्डल से दूसरी हर्डल के बीच की जो दूरी है ये रहेगी 35 मीटर, और जो लास्ट हर्डल है आपकी फिनिशिंग लाइन से पहले 40 मीटर पहले प्लेस की जाएगी। अब है यहाँ पर 110 मीटर पुरुषों के लिए। अब 110 मीटर हर्डल है, इसके अंदर हर्डल की ऊंचाई रहेगी 1.067 मीटर, ठीक है। और जो पहली हर्डल आपकी प्लेस की जाएगी स्टार्टिंग लाइन से ये रहेगी 13.72 मीटर, ठीक है। फिर एक हर्डल से दूसरी हर्डल के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी ये रहेगी 9.14 मीटर, और फिर इसके बाद में जो लास्ट हर्डल है आपकी फिनिशिंग लाइन से पहले 14.02 मीटर पे प्लेस की जाएगी। अब है 400 मीटर के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो वीमेंस के लिए हर्डल है और जो आपकी मेंस के लिए हर्डल है ये सेम रहने वाली है, ठीक है। सिर्फ चेंज कहाँ होगा, यहाँ पर आपका चेंज होगा जहाँ पर हाइट की हम बात करेंगे। तो जो मेंस है, मेंस के लिए जो 400 मीटर का इवेंट होगा उसमें हर्डल की जो हाइट रखी जाएगी ये रखी जाएगी 0.914 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पुरुषों के लिए 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई क्या होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और हमने पिछली जो अभी किया है डिस्कस इसमें आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो हर्डल की हाइट रहेगी 110 पुरुषों के लिए इसमें रहेगी आपकी 1.067 मीटर, ठीक है। चलिए अब मेरे ख्याल में ये चीज़ें हमने दोबारा, ये जो है अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको दोबारा से मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, मीन्स एक्टिविटी से प्राप्त होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है, तो ये कथन है आपका डी ऑब्री ट्यूफर, ठीक है। डी ऑब्री ट्यूफर ने ये बात कही है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक डेफिनेशंस दी गई है, अगर आप इनको देखना चाहें तो जेविनेस क्या कहता है। अब जेविनेस की जो आपकी डेफिनेशन है इसमें आप देख सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों को सरोकार रखता है। मीन्स यहाँ पर इसकी थोड़ी सी मैं डेफिनेशंस आपको देना चाहूँगा। डेफिनेशंस का मतलब है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर आप सभी के लिए। ये बोल रहा है कि जो फिजिकल एजुकेशन है ना वो शिक्षा क्षेत्र का एक ऐसा आपका अद्वितीय कह सकते हो, ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि एक यूनिक है, एक यूनिवर्सल आपका एक ऐसा एरिया है जिसमें जितनी भी आपकी क्रियाकलाप होंगी, मीन्स जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होगी ये सारी की सारी बाहुबल मीन्स आपकी जो फिजिकल कैपेसिटीज़ है उससे जोड़कर देखी जाएगी और उसी से सीखा जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर ब्राउन बेल की जो आपकी डेफिनेशन है वो शारीरिक शिक्षा बाहुबल वाले क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से, ठीक है, क्रियाकलाप मीन्स जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ होने वाली है, जो आपकी बॉडी के से आपकी की जाने वाली, उनके अंदर भागीदारी के माध्यम से अर्जित अनुभवों का, ठीक है, मीन्स आपने किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर वहाँ पर आपकी बॉडी के जो एफर्ट्स है वो यूज़ हो रहे हैं और वहाँ पर जो आपने एक्सपीरियंसेस लिया है उन एक्सपीरियंसेस का एक कह सकते हैं कि एक गुच्छा है, एक ऐसा ग्रुप है जो आपकी बॉडी या फिर कह सकते हैं कि आप या फिर एक ह्यूमन बीइंग्स के बारे में आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है, उसको मोटिवेट करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 12। अब 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे ये देख लीजिए। ड्यूरेंट कप प्रतियोगिता किस
खेल से संबंधित है? तो ड्यूरेंट कप प्रतियोगिता, जी हाँ, हमने पहले ही कई बार क्वेश्चन कर लिया है, तो यहाँ पर ये आपकी फुटबॉल से रिलेट करती है। अब ड्यूरेंट कप के बारे में क्या है खास, वो आप देख सकते हैं। एक तो फुटबॉल से रिलेट करता है और दूसरा ये सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना है भारत के अंदर। और इसकी शुरुआत है करने वाले कौन थे? ये थे सर मॉरिटिमेट ड्यूरेंट, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सर मॉरिटिमेट ड्यूरेंट। और 1888 के अंदर इसकी शुरुआत की गई है और शिमला के अंदर ये पहला खेला गया था। और भारत का राष्ट्रपति इस प्रतियोगिता का संरक्षक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्ले का खेल है हॉकी। अब हॉकी से रिलेटेड धनराज पिल्ले के बारे में क्या बताया गया है आप यहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो धनराज पिल्ले भारतीय हॉकी टीम के एक फेमस खिलाड़ी रहे हैं और ये फॉरवर्ड पोजीशन में, ठीक है, फॉरवर्ड प्लेयर आपके थे। और इसके साथ में, जी हाँ, थे का मतलब है कि ये टीम में खेलते थे, अभी नहीं खेलते हैं। इन्होंने 1998 बैंकॉक एशियाई खेलों में 10 गोल किए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1998 के बैंकॉक एशियाई खेलों के अंदर 10 गोल किए थे। भारतीय टीम को 32 वर्ष बाद एशियाई हॉकी का खिताब भी दिलाया था। ठीक है, एशियाई गेम का, ठीक है, एशियाई हॉकी का 32 वर्ष बाद में खिताब मिला था। 1995 में धनराज पिल्ले को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 1999-2000 के अंदर इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2001 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है आपका, जी हाँ, आपकी बॉडी से रिलेटेड, जहाँ पर हम स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। तो ह्यूमरस हड्डी के बारे में पूछा गया कि ह्यूमरस हड्डी कहाँ की है? तो ह्यूमरस हड्डी हमेशा आपकी ऊपरी लिम्ब के अंदर पाई जाती है। ठीक है, हाथ की हड्डी है। तो ये बोला है कि प्रत्येक अग्रपाद मीन्स जो आपकी 4 लिम्स है उसके ऊपरी अपर आर्म के अंदर एक लंबी अस्थि ह्यूमरस है तथा नीचे के लोअर आर्म में 2 लंबी अस्थियां पाई जाती हैं। एक तो रहती है रेडियस और एक रहती है अल्ना। अल्ना, रेडियस और ह्यूमरस मिलके आपका एक जॉइंट बनाती है जिसका नाम है एल्बो। और एल्बो जॉइंट है ये हमेशा, जी हाँ, एल्बो जॉइंट है और नी जॉइंट है ये हमेशा हिंज जॉइंट के आपके एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जॉइंट से रिलेटेड। तो जॉइंट से रिलेटेड है क्वेश्चन कि गेंद और गड्ढेदार जोड़ कौन सा है? तो गेंद और गड्ढेदार जोड़, जी हाँ, यहाँ पर देखिए 2 इसके अंदर जोड़ बनते हैं। एक तो है आपका जॉइंट, ठीक है, शोल्डर का, और दूसरा जॉइंट है आपका कूल्हे का, ठीक है, हिप जॉइंट। तो ये दोनों ही आपके बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसमें स्टार लिखा गया है, मीन्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपको ग्रेस मिली होगी। गेंद व गड्ढा जोड़, ठीक है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से इसको हम जानते हैं। कंधे का जोड़ और कूल्हे का जोड़ दोनों के अंदर ये बाल एंड सॉकेट रहता है। फिसलने वाले जोड़, ग्लाइडिंग जॉइंट, कार्पल तथा टार्सल हड्डियां इस प्रकार के जोड़ का उदाहरण रहेगी। ठीक है, जो आपकी उंगलियों के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है? भाई, द्वितीय प्रकार का लीवर, देखिए आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो हड्डियां हैं, ठीक है, आपकी मसल्स मिलके आपकी जो हड्डियों से काम करवाती है, जो लॉन्ग बोन्स होती है, वो एज एक्ट लीवर का प्रयोग करती है। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर लीवर की तरह ही आपके काम करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल पूछा गया कौन सा है? तो जो पुशअप होता है ये आपका लीवर सेकंड का उदाहरण रहता है। ठीक है, तो 3 तरह के लीवर पाए जाते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि लीवर के उदाहरण कौन से। तो जो फर्स्ट क्लास लीवर है इसके अंदर जो उदाहरण आपका दिया गया है, एक तो आपका झूला, जो आपने देखा होगा ना, जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो एक ऐसी वी शेप क्या करती रहती है, उसके ऊपर एक आपका ऐसा डंडा लगा रहता है और वहाँ पे बैठने का स्थान होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर वे क्या करेंगे, एक नीचे की तरफ आएगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ऐसे झूलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, आपका झूला है। ठीक है, ट्राइसेप्स है और वी सीटअप्स जो आप लगाते हैं, तो ये आपके रहेंगे फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल। सेकंड क्लास लीवर के अंदर आपके जो एग्जाम्पल होते हैं जिसमें आप पंजों के ऊपर उठते हैं, ठीक है, सीधा पुशअप आप यूज़ करते हैं, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपके सेकंड टाइप लीवर के हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड टाइप का जो लीवर है इसके अंदर आपकी जो सिटअप्स और बाइसेप्स की जो एक्सरसाइजेज होती है ये आपकी आ जाएगी क्लास थर्ड लीवर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बीजिंग ओलंपिक में पुरुष वर्ग की टेनिस की एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक है किसने जीता है? तो राफेल नडाल, जी हाँ, राफेल नडाल ने जीता है पुरुषों की जो एकल मीन्स जो सिंगल का स्वर्ण पदक। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे।
अब डिटेल भी ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जहाँ नज़दीक आने वाले हैं। और जैसा राजस्थान के अंदर है 25 सितंबर डेट दे दी गई है भाई 2022, यहाँ 25 सितंबर 2022 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है, 3rd ग्रेड पीटीआई का। इसी के साथ में यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज है वो भी जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए भी। और हरियाणा के अंदर भी जो पीजीटी फिजिकलेशन है उसकी वैकेंसी जल्द आने वाली है, तो उसके लिए आप तैयारियाँ करते रहिए। और जी हाँ, डेली लाइव क्लासेज का आप इन्जॉयमेंट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशंस देख लेते हैं कि राफेल नडाल ने जहाँ जो आपका सिंगल मेंस का खिताब जीता है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। बीजिंग 29वां ओलंपिक खेला गया था भाई 2008 के अंदर, ठीक है, 2012 में 30वां ओलंपिक खेला गया था, 2016 के अंदर 31वां खेला गया था और 2020 में 32वां, ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। तो पुरुष वर्ग की जो आपके टेनिस की सिंगल का जो इवेंट हुआ था इसमें गोल्ड मेडल जीता था राफेल नडाल ने, जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। जो यहाँ पर सिल्वर मेडल आया है फर्नाल्डो गोंजालेज का आया था, ये चिली के खिलाड़ी हैं। और कांस्य पदक जीता था नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा। अब बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका आ गया है, कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेपण का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उदाहरण रहेगा ये है ज़मीन पर पुश की हुई गेंद को रोकना, ठीक है। अरे चलिए मैं ऊपर वाला ले गया, ठीक है। ये है आपका हवा में फेंकी हुई गेंद। अब देखिए सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, और आपने अपने हाथ से एक बॉल को यहाँ पर थ्रो किया है। अब ठीक है, जो बॉल थ्रो करेगी, ठीक है, तो जो ये आपका पाथ बना है इसको हम बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। ये एक ट्रेजेक्ट्री पाथ है, ट्रेजेक्ट्री होगा आपका कोई भी जो आपने ऑब्जेक्ट छोड़ा है, ठीक है। अब वो जहाँ पे आपका लैंड करेगा और ये जो बीच वाला पाथ है ये आपका कहलाएगा ट्रेजेक्ट्री पाथ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसकी डेफिनेशंस की तरफ। ये बोल रहा है कि जब एक वस्तु को अंतरिक्ष में क्षितिज मीन्स जो हॉरिजेंटल है या फिर एक न्यून कोण पर गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत फेंका जाता है तो उसे प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, ठीक है। प्रक्षेपण के उदाहरण है तीरंदाजी में तीर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि मीन्स जो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल करके जा रहा है उसको प्रक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि तीरंदाजी के अंदर तीर हो गया, ठीक है, गोला फेंक के अंदर गोला है, हैमर थ्रो के अंदर आपका हैमर, ठीक है, और शूटिंग के अंदर आपकी राइफल या फिर पिस्टल से फायर की हुई गोली, और हवा में फेंकी हुई गेंद, और जेवलिन थ्रो के अंदर है जेवलिन, ठीक है। और डिस्कस में आपका डिस्कस जो आपकी चलेगी, ठीक है। तो ये आपके सारे किसके हैं, प्रक्षेपण के उदाहरण हैं, ठीक है। और जो आपका जिस पे आपका फेंका जाएगा वो ट्रेजेक्टरी पाथ कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब ये है आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और टेस्ट से रिलेटेड। अब इसके अंदर देखते हैं क्या खास है। ये बोला कि कौन सा परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ, जो स्ट्रेंथ टेस्ट लिया जाता है उसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो शटल रन जो आपका शामिल नहीं है। अब शटल रन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो आपकी 2 लाइन रहेगी, ठीक है, इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है ये रहेगी 10 मीटर, ठीक है, लगभग आपकी 30 फुट के करीब इसको रखा जाएगा, ठीक है। 2 आपके लकड़ी के बॉक्सेस रखे रहते हैं, ठीक है, 4x4 सेंटीमीटर के आप 4x4 इंच के आप रखेंगे, ठीक है। और आप जो उठा के रखते हैं, ठीक है, फिर वापस आएंगे फिर रखेंगे, तो ये शटल रन होती है। ये क्या होती है, ये आपकी एजिलिटी, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को, एजिलिटी को, ठीक है, चपलता को चेक करने के लिए रहता है, ठीक है। और बाकी के आपके हैं ये स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए रहेंगे। अभी बोल रहा है कि गति के सम्मुख बल लगाने की क्षमता को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंथ कहा जाता है। मींस कोई रेजिस्टेंस है, आप उसके अगेंस्ट अपनी जो फोर्सेस को यूज़ करते हैं और आप उस रेजिस्टेंस के शेप साइज़ के अंदर चेंज लाते हैं या फिर उसके जो उसका प्लेस है, ठीक है, उससे उसको मूव कर देते हैं, ठीक है, उसको हिला देते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है। अब ये बोल रहा है कि जो स्ट्रेंथ है इसको आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये बोल रहा है एक तो वेट ट्रेनिंग करके आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कौन सी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब ये बोल रहा है कि जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है इसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तो आपके जो कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज होती है, ठीक है, मेडिसिन बॉल के साथ में जो एक्सरसाइजेज है, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज और वेट ट्रेनिंग के साथ में आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर है आपकी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब ये बोल रहा है कि जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है इसको आप सर्किट ट्रेनिंग से, ठीक है, डंबल एक्सरसाइजेज से, वेट ट्रेनिंग से, और जो आपका पहाड़ी एरिया के अंदर, हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर आपकी जो ट्रेनिंग की जाती है उससे आप इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 20 नंबर। मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराए जाते हैं उसे निम्न में क्या कहा जाता है। अब जो मुक्केबाजी आपकी खेली जाती है उसको कहा जाता है रिंग। जहाँ बॉक्सिंग है रिंग के अंदर होती है। अब देखिए एक चीज़ आपने देखी होगी, जो रिंग है ना, रिंग वैसे तो गोल होती है लेकिन जो बॉक्सिंग का जो आपका प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है वो रहता है आपका कैसा, वर्गाकार।
ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि जो रिंग है वर्गाकार रूप में होता है, जिसकी यहाँ पर जो मैक्सिमम और आपकी जो मिनिमम बता रखी है वो आपका डायमेंशन बता रखी है, इसमें 4.10 मीटर और 6.10 मीटर यहाँ पर अधिकतम आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर रहेगा 21। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी डोपिंग का दोषी नहीं है? ठीक है, चलिए यहाँ पर कार्ल लुईस, ठीक है, कार्ल लुईस है, ये डोपिंग के अंदर ये दोषी नहीं पाया गया। बाकी रिक डोमेंट है, ठीक है, डिएगो मोरेडोना और वेन जॉनसन, ये आपके तीनों ही डोपिंग के अंदर दोषी पाए गए थे। चलिए अब रिक डोमेंट के बारे में बता रखा है, अमेरिकन स्विमर है, ठीक है, आईओसी ने 1972 में एफ्रेडिन, ठीक है, एफ्डेरिन आपकी एक प्रतिबंधित दवाई है, डोपिंग का आप कह सकते हैं कि मेडिसिन है, जिसको डोप के अंदर शामिल किया गया है। इसके सेवन के कारण इनको प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है, एफ्डेरिन की वजह से। नेक्स्ट है आपका बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कनाडियन स्प्रिंटर है और 1988 के अंदर स्टेनोजोल, ठीक है, स्टेनोजोल जो आपकी दवाई है ये इसके दोषी पाए गए थे, ठीक है, इसकी वजह से इन पे बैन लगाया गया है। डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, 1991 में कोकीन लेने के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1994 में एफेड्रिन के उपयोग के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया था। कार्ल लुईस अमेरिकन एथलीट हैं, ट्रैक एंड फील्ड के बादशाह कहे जाते हैं और ओलंपिक में सर्वाधिक 9 स्वर्ण और 3 रजत पदक और लंबी कूद में लगातार 4 ओलंपिक खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 22, और क्वेश्चन में पूछा गया है प्रयोगवाद का शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोग किया है? तो ये किया है जॉन डीवी ने। अब थोड़ी सी यहाँ पर इनके लिए डेफिनेशंस देख लेते हैं। प्रयोगवाद का अन्य नाम है उपयोगितावाद, ठीक है, उपयोगितावाद है, व्यवहारवाद है, प्रैग्मेटिज्म है, ये कहा जाता है, ठीक है, और इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहा जाता है। अभी बोल रहा है कि फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में व्यवहारिकता, दक्षता और अनुभव प्रयोगवाद के मूल मंत्र हैं। इस विचारधारा को लाने का श्रेय है वो जॉन डीवी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, स्टीपल चेज स्पर्धा में 400 मीटर के ट्रैक में धावक को कितने राउंड दौड़ने पड़ते हैं? अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर अगर आप 400 मीटर के ट्रैक पर खिलाड़ी को दौड़ाते हैं तो 3000 मीटर की स्टीपल चेज के लिए उसको 7.5 राउंड लगाने पड़ेंगे। अब कैसे लगाने पड़ेंगे वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताया गया। स्टीपल चेज यह 3000 मीटर तक दौड़ी जाने वाली एक स्पर्धा है, जिसके अंदर ये एक चीज़ आपके लिए खास रहेगी, इसके अंदर 28 हर्डल और 7 वाटर जंप शामिल किए जाते हैं। बाधाओं का वजन 80 से लेके 100 किलोग्राम रहता है। देखिए जो 400 मीटर है आपने 110 हर्डल के अंदर देखा है, ठीक है, 100 मीटर वीमेंस के लिए जो आपकी हर्डल रेस होती है उसके अंदर जो हर्डल है उसका वेट रहता है 10 किलो, ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी हर्डल यूज़ की जाती है स्टीपल चेज के लिए, इसका जो वेट है ये 80 से लेके 100 किलोग्राम निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब ये बोला कि बाधा की जो ऊंचाई होगी, जो हर्डल है, हर्डल पुरुषों के लिए रहेगी आपकी 0.914 मीटर और वीमेंस के लिए रखी जाएगी 0.762 मीटर। इसके ऊपरी छोर से लगे लकड़ी के चौरस गत्ते की चौड़ाई है ये 12.7 सेंटीमीटर और मोटाई है वो 12.7 सेंटीमीटर रहेगी। स्टीपल चेज में 400 मीटर ट्रैक के अंदर जो धावक होगा उसको 7.5 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ठीक है, 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है? तो कौन सी एक्सरसाइजेज के अंदर है जो आपकी मांसपेशियां है उसकी लंबाई है परिवर्तित होगी, ठीक है, परिवर्तित होगी, ठीक है, ये पूछा गया है। तो आइसोटोनिक में देखिए आइसो का मतलब होता है ना, आइसो का मतलब होगा सेम, ठीक है, टोनिक का मतलब है जो आपने एक यहाँ पर रेंज ऑफ एंगल लिया है, ठीक है, जैसे कि आपने डंबल्स लगाए हैं, आप पुशअप लगाते हैं, सिटअप्स लगाते हैं, तो ये सारे के सारे आपके आइसोटोनिक के एग्जाम्पल रहेंगे। आइसोमेट्रिक का जो एग्जाम्पल रहेगा, यहाँ पे आप किसी दीवार को पुश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और गाड़ी है वो आगे की तरफ मूव नहीं कर रही है, तो उस तरह की सिचुएशंस के अंदर जो आपकी एक्सरसाइजेज होती है वो आइसोमेट्रिक कही जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आइसोटोनिक और आइसोटोनिक के बारे में बता रखा, आप देख सकते हैं। आइसोटोनिक व्यायाम को समतनिक व्यायाम भी कहा जाता है। ऐसे व्यायाम जिसमें किसी वस्तु पर शक्ति का प्रयोग करने पर उसमें किसी प्रकार की गतिविधि होने लगे या मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होने लगे, उनको आइसोटोनिक व्यायाम कहा जाता है। जैसे कि कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज आप करते हैं, ठीक है, एक ही स्थान पर आप खड़े खड़े जंपिंग रनिंग ऑन द स्पॉट आप करते हैं, ठीक है, आप जंप लेते हैं, ठीक है, आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, या फिर आप वेट ट्रेनिंग के साथ में कोई एक्सरसाइज करते हैं, या फिर आप जो फ्री हैंड मांसपेशियों एक्सरसाइज है, तो ये सारे के सारे आपके डायनेमिक या फिर कह सकते हैं कि जो आइसोटोनिक एक्सरसाइज है इसके एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि पेनल्टी किक है फुटबॉल के अंदर और पेनल्टी स्ट्रोक, ठीक है, या फिर पेनल्टी जो कही जाती है ये आपके ली जाएगी हॉकी में, ठीक है। तो हॉकी से रिलेटेड रहेगा आपका पेनल्टी स्ट्रोक। अब ये पेनल्टी स्ट्रोक के बारे में क्या यहाँ पर खास रहेगा वो आप देख सकते हैं। पेनल्टी स्ट्रोक, जी हाँ, पेनल्टी स्ट्रोक है ये एक ऐसा हॉकी से रिलेटेड वर्ड है जिसके अंदर अब इसको बॉल आउट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपके लिए खास रहेगा, जिसमें खिलाड़ी 25 गज की दूरी से बॉल को लेकर चलेगा तथा 8 सेकंड के अंदर अंदर गोलकीपर को छकाते हुए गोल करने का प्रयास करता है। इसमें पुश, फ्लिक, स्कूप हो सकता है लेकिन हिट आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिस्टेंस रहेगी ये बहुत ही कम हो जाती है और उस अगर सिचुएशंस में अगर आप हिट करते हैं तो जो गोलकीपर है उसको चोट लगने के चांसेस है। इसीलिए इसके अंदर जो हिट है इसको प्रोहिबिटेड किया गया है, मीन्स आप पेनल्टी स्ट्रोक लेते समय हिट का यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब हुई है। तो बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की जो शुरुआत है ये आपकी 1903 के अंदर हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में कोई भी आपका सही नहीं है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी डिटेल। जो बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत है 1903 के अंदर शुरू की गई है। इस सीरीज को मेजर लीग बेसबॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। MLB भी कहा जाता है, मेजर लीग बेसबॉल, ठीक है। और जो पहली टीम है वो बोस्टन अमेरिकन्स है, वो विजेता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल गेंद के अंदर वॉलीबॉल का वजन कितना रहता है, ठीक है। वॉलीबॉल गेम के अंदर गेंद का वजन है कितना रहता है। तो गेंद का वजन रहता है आपका 270 से लेके 280 ग्राम, ठीक है। 270 से लेके 280 ग्राम यहाँ पर वेट रहेगा, ठीक है। अब जो फुटबॉल इंटरनेशनल, ठीक है, वॉलीबॉल फेडरेशन है, सॉरी फेडरेशंस ऑफ इंटरनेशनल वॉलीबॉल, ठीक है, जो ये आपकी फेडरेशन है, इसमें गेंद का जो भार निर्धारित किया गया है 270 से लेके मीन्स 260 से लेके 280 ग्राम के बीच में आप रख सकते हैं, ठीक है। गेंद की परिधि है ये 65 से लेके 67 सेंटीमीटर रहेगी और जो हवा का प्रेशर है ये आपका 0.30 से लेके आपका 0.325 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन बेसबॉल से रिलेटेड। बेसबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं। तो बेसबॉल की जो एक टीम होती है इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या रहेगी आपकी 9, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो बेसबॉल की एक टीम के अंदर खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर कितनी रहेगी भाई, 9 रखी जाएगी और बैटिंग करने वाली टीम के 3 खिलाड़ी आउट हो जाने पर पारी है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। जैसा क्रिकेट में आपने देखा कि 10 प्लेयर आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो पारी समाप्त होती है, लेकिन यहाँ पर तो भाई 9 में से अगर आपके 3 प्लेयर आउट हैं तभी पारी को दी एंड दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर गोपीचंद से रिलेटेड। जी हाँ, गोपीचंद किस खेल से संबंधित है और यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिया गया तो इनका नाम है पुलेला गोपीचंद। तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित रहेंगे। पुलेला गोपीचंद भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने, जी हाँ, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल के तीनों सर्वोच्च पुरस्कार हैं वो जीते हुए। अर्जुन पुरस्कार 1999 में इनको मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न है 2001 में और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है इनको 2009 में दिया गया है। इन्हें वर्ष 2005 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि भारत के एकमात्र और ऐसे पहले खिलाड़ी, कोच और साथ में आप कह सकते हैं कि एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन और एक अपने आप में, जी हाँ, कह सकते हैं कि एक असाधारण और अद्भुत क्षमता वाले खिलाड़ी जिनको खेल के तौर पर अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, और एक कोच के तौर पर द्रोणाचार्य पुरस्कार और जी हाँ राजीव गांधी जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हम जानते हैं, और जी हाँ कह सकते हैं कि एक नागरिक सम्मान पद्मश्री वो 2005 में दिया गया। तो चारों पुरस्कार इनके खाते में गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 30 और इसके बाद में 70 क्वेश्चंस और हैं। जाइएगा नहीं कहीं पे भी, और अगर जा रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर लीजिए और बाद में वीडियोस का आप आनंद ले सकते हैं। बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं। तो बॉक्सिंग का जो मुकाबला है ये बोल रहा है कि 10 से लेके 12 चक्र के अंदर समाप्त होता है। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस यहाँ पर आपको देखनी जरूरी हो जाएगी। वर्तमान समय में बॉक्सिंग 2 रूपों के अंदर प्रचलित है, ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये बोल रहा है कि जो पहला रूप है ये है आपकी प्रोफेशनल मुक्केबाजी और दूसरे है ये है एमेच्योर मुक्केबाजी, ठीक है, जिसको आप शौकिया मुक्केबाजी के नाम से भी जानते हैं। पेशेवर जो आपकी प्रोफेशनल मुक्केबाजी होती है इसमें 3-3 मिनट के 9 से 12 राउंड चलते हैं, और जो एमेच्योर आपकी मुक्केबाजी होती है इसमें 3-3 मिनट के 3 राउंड खेले जाते हैं और प्रत्येक चक्र के
बाद 1 मिनट का विश्राम लिया जाता है। अब प्रोफेशनल मुक्केबाजी का मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको कि कौन खेलता है भारत में। ठीक है, विजेंद्र सिंह आपने नाम देखा होगा, जो अभी जो प्रोफेशनल मुक्केबाजी है उसके अंदर अभी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है? तो जी हाँ, अगर आप अपने शारीरिक अंगों का विकास करना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी की ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहते हैं, तो जी हाँ, आपको ज़रूरत है शारीरिक शिक्षा की, फिजिकल एजुकेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में एडवर्ड एफ वॉल्टमर ने शारीरिक शिक्षा के मीन्स जो फिजिकल एजुकेशन है इसके 4 एम बताए हैं। कौन कौन से एम है? मीन्स एक तरह से ऑब्जेक्टिव आप इनको कह सकते हैं। तो एक तो है शारीरिक विकास, मीन्स आपकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी। ठीक है, एक है हरकत और प्रेरक, ठीक है, जो आपके स्टिमुलेंट्स या फिर कहिएगा कि जो आपकी कार्य क्षमता है इसको बढ़ाने वाले, ठीक है, उसको डेवलप करने वाले। एक है ज्ञान और समझ, जी है, आपको ज्ञान भी होता है, समझ भी होती है, ठीक है, आप मीन्स अपने निर्णय खुद ले सकते हैं। एक है आपका सोशल और आपकी इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। 30वां ओलंपिक 2000 कहाँ पर संपन्न हुआ? जो 30वां ओलंपिक है सन 2000 में बोल रखा भाई, 2008 में तो नहीं हुआ ये, ठीक है, 2012 में, ठीक है। तो 2012 के अंदर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 2000 में लिखा हुआ है तो आप इसको 2012 कर लीजिएगा भाई, ये गलत थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो 2012 वाला है, तो अगर 30वां ओलंपिक है तो 2012 में, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही वैसे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पर इन्होंने देखिए स्टार दिया हुआ है। तो 30वां ओलंपिक है ये आपका 2012 के अंदर खेला गया। 2000 के अंदर है ये आपका खेला गया था 27वां, और ये सिडनी के अंदर आपका खेला गया था। ठीक है, तो ये अगर सिडनी वाला अगर यहाँ पर पूछा होता कि 27वां कब हुआ है तो आप सिडनी पे यहाँ पे क्लिक कर देते। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आप डिटेल में देख पाएंगे कि कौन सा कहाँ पर होने वाला, और इसके बाद में भी मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। 27वां ओलंपिक है 2000 में हुआ था, ठीक है, सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 28वां ओलंपिक है 2004 एथेंस में खेला गया था। 29वां ओलंपिक है 2008 बीजिंग चीन के अंदर, और 30वां ओलंपिक है 2012 लंदन के अंदर, और 31वां जो ओलंपिक है 2016 रियो द जेनेरियो में, और जो 32वां ओलंपिक है 2020 या फिर 2021 में खेला गया है टोक्यो के अंदर, और 2024 में पेरिस के अंदर होगा, फिर लॉस एंजलिस के अंदर 2028 में, और जो 35वां जो ओलंपिक खेला जाएगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में खेला जाएगा। और 2036 के लिए, जी हाँ, 2036 के लिए जो मेज़बानी के लिए भारत है वो दावा कर सकता है। ठीक है, ऐसी प्रेडिक्शन चल रही है कि हो सकता है मे भी भारत ऑर्गेनाइज करे, लेकिन 2050 तक मुश्किल लगता है मुझे तो। चलिए पहले प्रेडिक्शन कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 33 नंबर। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप है आपका टेनिस खेल से संबंधित। अब चलिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस थोड़ी सी देख लेते हैं। टेनिस के प्रतिष्ठित डेविस कप की शुरुआत है सन 1900 के अंदर हुई थी। कब हुई थी भाई, ये आपने याद रखना है, सन 1900 के अंदर। और पहला जो विजेता देश है ये रहा था यूएसए। ठीक है, और कुल 32 बार विजेता बना है। ठीक है, यहाँ पर कुल 32 बार विजेता बना है। 2015 का जो विजेता है ये रहा था ग्रेट ब्रिटेन, और कुल 10 बार विजेता रहा है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, 32 बार यूएसए और 10 बार ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन नंबर लेते हैं यहाँ पर 34 नंबर। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप है, ये आपका हॉकी से रिलेट करेगा। चलिए अब थोड़ी सी यहाँ पर इसमें आप डेफिनेशंस में देख पाएंगे, व्याख्या में देख पाएंगे कि महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी, ठीक है, सिंधिया गोल्ड कप है हॉकी से है। तेग बहादुर अखिल भारतीय गोल्ड कप है, ये हॉकी से रिलेट है। मुर्गप्पा कप, ठीक है, गोल्ड कप, मुर्गप्पा गोल्ड कप है, ये हॉकी से है। ठीक है, टोनी एमर गोल्ड कप है, ये भी आपका हॉकी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है यह है शेफील्ड फुटबॉल क्लब, और इसकी स्थापना, जी हाँ, ये की गई है 24 अक्टूबर 1857 को। यह दुनिया का सबसे पुराना सक्रिय फुटबॉल क्लब है। भारत का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना है ये है 1880 में डलहौजी क्लब, जो कोलकाता के अंदर बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो जी हाँ, जो छोटे बच्चे या फिर कहिएगा कि जो 16 वर्ष तक के जो अंडर 16 है, इनके लिए जो ट्रॉफी होती है आयोजित, ये है विजय मर्चेंट ट्रॉफी। अब विजय मर्चेंट ट्रॉफी है ये आपकी रहती है अंडर 16, और जो कूच बिहार ट्रॉफी है ये अंडर 19 रहती है। बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय में पहुंचा देना चाहिए? तो जी हाँ, 8 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा कि आप बैक कोर्ट से, ठीक है, आगे वाले कोर्ट के अंदर 3 सेकंड में आप बॉल को 8 सेकंड के अंदर पहुंचा दें। अभी बोला कि 8 सेकंड जो रूल है, इसमें अपने खेल के क्षेत्र के पिछले भाग से गेंद
को पा लेने के पश्चात खिलाड़ी को 8 सेकंड के अंदर अंदर अपने जो आगे वाला जो खेल का क्षेत्र है उसके अंदर बॉल को ले जाना चाहिए, अदरवाइज उसको फिर यहाँ पे वायलेशंस ऑफ रूल है वो करार दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मेरुदंड वर्टिब्रा हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? तो वर्टिब्रा जो कॉलम है ये आपके टोटल 33 रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 33 रहेंगे और ये किसके लिए है अब यहाँ पर आप इसमें देख पाएंगे। अब जो 33 वर्टिब्रा जो कॉलम है इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि जो 33 वर्टिब्रा कॉलम है ये छोटे बच्चे के अंदर रहते हैं और हम जब बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो हमारे अंदर 26 रहते हैं। अब इसके बारे में डिटेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये बोल रहा है कि मेरुदंड मीन्स जो आपका वर्टिब्रा से ऊपर जो गर्दन से लेकर और नीचे जो टेल है आपकी टेल बोन तक 33 वर्टिब्रा आपकी रहेगी, ठीक है। अब इसमें इसको 5 भागों में बांटा गया। अब कौन कौन से 5 भाग है? गर्दन के अंदर जो आपकी होती है 7, ये इनको सर्वाइकल नाम दिया गया है, ठीक है। जो आपकी छाती की होती है, ठीक है, जो आपकी वक्ष की है इसको थोरकिक कहा जाता है या फिर थोरसिक आप इसको कहिएगा, तो ये 12 रहेंगी, ठीक है। लुम्बर वर्टिब्रा की है 5 रहेंगी, ठीक है। सैक्रल की 5 रहेंगी और जो आपकी कोकस है इसके अंदर ये आपकी 4 रहेंगी, ठीक है। तो टोटल आपकी 33 हो जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। भारत ने हॉकी का ओलंपिक गोल्ड पदक अंतिम बार कब जीता है? तो भाई ये क्वेश्चन कई बार हम कर चुके हैं। तो 1980 मॉस्को ओलंपिक में भारत ने लास्ट टाइम है गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और इसमें जो कैप्टन थे ये थे वासुदेवन भास्करन, ठीक है। और स्पेन को भारत ने 4-3 से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, 2010 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो यहाँ पर जो फीफा वर्ल्ड कप खेला गया 2010 का, इसका जो मस्कत बनाया गया था ये था जकूमी, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 19वां फीफा फुटबॉल विश्व कप है 2010 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया, जिसका प्रतीक चिन्ह जकूमी था। गेंद का नाम जाबुलानी, भाई ये चीज़ आपको याद रखने वाली रहेगी, ठीक है। जकूमी प्रतीक चिन्ह था और जाबुलानी फुटबॉल का नाम। स्पेन हॉलैंड को हराकर पहली बार विजेता बना था। 2014 20वां जो फीफा आपका विश्व कप था उसमें गेंद का नाम रखा गया था ब्राजुका, ठीक है। चलिए भाई अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और प्यास लग गई है, गला सूख चुका है। चलिए फिर भी करते हैं आगे। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 41 नंबर, पेनल्टी स्ट्रोक लेते समय किस कौशल का खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता है? तो कौन सा कौशल है पेनल्टी स्ट्रोक लेते समय खिलाड़ी प्रयोग नहीं कर सकता? ये है हिट, ठीक है। और हिट से रिलेटेड भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं? स्कूप कर सकते हैं, ठीक है, पुश कर सकते हैं, ठीक है, और फ्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप हिट नहीं कर सकते। तो जी हाँ, यहाँ पर पुश कीजिएगा, फ्लिक कीजिएगा, स्कूप कर सकते हैं, ठीक है। पेनल्टी स्ट्रोक के अंदर हिट नहीं कर पाएंगे। स्कूप का मतलब होता है बॉल के नीचे से हिट करना, ठीक है, जिसमें बॉल है ऊपर की तरफ फूट जाती है। फ्लिक होता है एक ऐसा स्ट्रोक जिसके अंदर कलाइयों के साथ झटका देकर इसको फ्लिक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 42 नंबर। और क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल के पदक विजेताओं में सम्मिलित नहीं है? पदक विजेता ओलंपिक के पदक विजेताओं में शामिल नहीं है, तो यह है मिल्खा सिंह, ठीक है। मिल्खा सिंह शामिल क्यों नहीं है अब आप देख पाएंगे। अभी बोला कि लिएंडर पेस, यहाँ लिएंडर पेस ने 26वें ओलंपिक मीन्स जो 1996 अटलांटा ओलंपिक खेला गया था इसमें टेनिस के अंदर कांस्य पदक ब्रोंज मेडल जीता था। कर्णम मलेश्वरी ने 27वें ओलंपिक सिडनी 2000 के अंदर भारोत्तोलन की वेट कैटेगरी 69 केजी वेट कैटेगरी के अंदर कांस्य पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ने 29वें ओलंपिक के अंदर जो 2008 बीजिंग में खेला गया था 10 मीटर एयर राइफल के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। मिल्खा सिंह, जी हाँ, मिल्खा सिंह पदक से चूक गए थे और मिल्खा सिंह ने 17वें ओलंपिक जो 1960 रोम में खेला गया था इसमें 400 मीटर रेस के अंदर, ठीक है, जर्मन धावक, ठीक है, कार्ल कॉफमैन, ठीक है, कार्ल कॉफमैन से हार कर चौथे स्थान पर रहे थे। और जिसमें मिल्खा सिंह का जो टाइम था, जी हाँ, जो इन्होंने टाइम लिया था ये था 45.73 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है। एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं चारों ही ऑप्शंस गलत है, इसीलिए उत्तर में आपको स्टार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बोल रहा है कि जो हड्डियों का अध्ययन होता है, हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्थोलॉजी, और पेशियों का जो अध्ययन होता है इसको मायोलॉजी कहा जाता है, और तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन करता है इसको न्यूरोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, अब यहाँ पर ही आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी है ये नरविज्ञान या फिर ये कह सकते हैं कि मनुष्य जाति का विज्ञान, ठीक है, एक विज्ञान जिसमें मनुष्य के विकास से संबंधित शिक्षा है इसको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
निम्नलिखित में से कौन ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण है? ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण आपको बताना है। तो भाई ये मैं आपको बता चुका था अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो कार्पस और टार्सस जॉइंट्स है, ये आपका ग्लाइडिंग जॉइंट का उदाहरण रहेंगे। अभी बोल रहा है कि ग्लाइडिंग जॉइंट ऐसे जोड़ होते हैं जिसके अंदर फिसलने वाली गति होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी कह सकते हैं कि जो स्किड करती है, ठीक है, हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, फिसलते हैं। सामान्यतः ये जोड़ हैं जो सतहों के विरोधिता से बनते हैं। कार्पल टार्सस हड्डियों का जो जॉइंट है ये भी आपका ग्लाइडिंग जॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 45 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल में कौन सा नियम लागू होता है? अब बैडमिंटन के खेल में क्या लागू होता है कि डबल्स मैच में टीम एक सर्विस करती है, तो ये आपका लागू रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी में डेफिनेशन देख पाएंगे कि बैडमिंटन के युगल खेल के अंदर, जी हाँ, जिसमें आप अगर डबल खेलते हैं तो इसमें एक टीम सर्विस एक बार करती है, ठीक है। टेबल टेनिस में युगल खेल के अंदर जो पहली दो सर्विस है जोड़ी में से पहले सर्विस करने वाले के द्वारा किया जाता है। बैडमिंटन में मैच के प्रारंभ में दाहिनी ओर से सर्विस क्षेत्र से सर्विस करके आरंभ किया जाता है। यदि खिलाड़ी का 1, 3, 5, 7 आदि विषम संख्या का स्कोर है तो वह बाएं क्षेत्र से सर्विस को स्टार्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई क्या होती है? तो वाटर पोलो का जो खेल आपका खेला जाता है इसमें जो चौड़ाई रहेगी ये रहेगी 3 मीटर की। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। वाटर पोलो में गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है ये रहेगी 3 मीटर की, ठीक है। वाटर पोलो के अंदर गोल पोस्ट की जो पानी से ऊंचाई है ये 90 सेंटीमीटर की रहेगी, ठीक है। और वाटर पोलो में जो गोल की गहराई है ये 2.40 मीटर रहेगी। और वाटर पोलो में पानी की जो गहराई है ये रहेगी आपकी 1.80 मीटर, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अभी बोल रहा है कि संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? तो संक्रामक, जी हाँ, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो किसके द्वारा फैल सकते हैं? वायु के द्वारा फैल सकते हैं भाई, ठीक है, जल और भोजन के द्वारा, ठीक है, और कीड़ों के द्वारा भी फैल सकते हैं। तो ये सभी आपके राइट हो जाएंगे। अभी बोला कि जो संक्रामक है जिसको आप कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं तो ये सूक्ष्म जीवों यथा जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ के कारण फैलते हैं। रोग कारक जीव का संचरण वायु के अंदर हो सकता है, ठीक है। मीन्स जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो संवाहक है ये आपके वायु के अंदर है, ठीक है, पानी के अंदर है, आपका खाना है, ठीक है, और जो आपके कीट पतंगे हैं ये एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर ये फैलाने का काम करते हैं। इस कारण जो आप देख सकते हैं कि संक्रामक या फिर जो आपके कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं इसके अंदर जुकाम है, टीबी है, टाइफाइड है, ये आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपका 48 नंबर, 2010 विश्व कप फुटबॉल में गोल्डन बूट पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता था? तो गोल्डन बूट पुरस्कार है थॉमस मुलर को मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस देख लेते हैं किसको क्या पुरस्कार मिला 2010 के अंदर। गोल्डन बूट पुरस्कार है ये हम बता चुके हैं आपको कि थॉमस मुलर को मिला था। अब यहाँ पर आगे क्या है, ठीक है, और गोल्डन बॉल पुरस्कार है और गोल्डन बूट है ये दिए जाते हैं। अभी बोल रहा है कि जो गोल्डन बॉल है, ठीक है, गोल्डन बॉल आपका मिला है 2010 का, ठीक है, ये मिला है डिएगो फोरलान को। और गोल्डन बॉल है ये मिला है 2014 का फीफा विश्व कप के अंदर लियोनेल मेसी को, ठीक है। गोल्डन बूट है 2010 का मिला है थॉमस मुलर को। और गोल्डन बूट है 2014 का मिला है जेम्स रॉड्रिगेज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्न में कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? तो भाई ये आपका रहेगा कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। जहाँ कार्बोहाइड्रेट है आपको गर्मी और पोषक तत्व देने का काम करता है। तो कार्बोहाइड्रेट वसा शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं कि ताकत भी प्रदान करते हैं। और शरीर की कुल ऊर्जा का 60%, जी हाँ, जो आपकी बॉडी के अंदर कुल एनर्जी होती है उसका 60% जो है ये कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त किया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को 4.1 किलो कैलोरीज मिलती है, ठीक है। और अगर 1 ग्राम फैट होता तो भाई 9.3 किलो कैलोरीज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 50 नंबर, आयरन किस खाद्य सामग्री से आपको मिलेगा? तो जो आयरन है ये आपको पनीर से भी मिल जाएगा, ठीक है, अंडे, मांस है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इन सभी से मिल जाएगा। तो आपका राइट रहेगा यहाँ पर 4। अभी बोल रहा है कि शरीर में हमें जो आपका कह सकते हैं कि जो आयरन है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर चाहिए होता है। और जो आपके खाने के अंदर आपके जितने भी आप ये कह सकते हैं कि जो पोषक तत्व हैं उनको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक तो रहेगा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक रहेगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर और मिनरल्स में भी आपका माइक्रो मिनरल्स आपका रहेगा, ठीक है, आयरन। और ये जो आयरन है फ्लोरीन है, जिंक, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट, ये ऐसे आप कह सकते हैं कि जो बहुत ही कम मात्रा में आपको चाहिए होते हैं। जो मांस, अंडे, फली, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पनीर आदि से आपको आयरन की मात्रा मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भाई यहाँ पर
51 नंबर और 51 नंबर क्वेश्चंस के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ सजेस्ट कीजिए अपने उन सभी दोस्तों को, ताकि आप अपने फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाएँ। और भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट और मैं आप सभी से करना चाहूँगा, वो भाई आप चाहे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैं वीडियो के शुरू में ही बोलता हूँ कि आप चाहे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे आपका एसटेट है, टीजीटी पीजीटी है, यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड है। देखिए जो थंबनेल्स बनाया जाता है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो थंबनेल आपको वीडियो में लगा हुआ दिखाई देता है या फिर जो वीडियो का टाइटल डाला जाता है, वो टाइटल आपका सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि एक पर्टिकुलर व्यूज़ को या फिर एक सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाए। जैसे कि मैंने आपको लिख दिया कि भाई ये राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड सीरीज़ है, तो राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड सीरीज़ हो या फिर वो एलटी ग्रेड से रिलेटेड हो या फिर टीजीटी से रिलेटेड है, पीजीटी से रिलेटेड है, एस्टेट से रिलेटेड है या फिर आपका पीटीआई से रिलेटेड है या फिर आप यूजीसी नेट की है या फिर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करें, सभी क्वेश्चंस और जो सभी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ सभी वीडियोज़ को देखा कीजिए। आप ये मत बताया कीजिए कि सर ये वीडियोज़ है आपने पीटीआई के लिए नहीं डाली है, ये उसके लिए नहीं डाली है। देखिए हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ठीक है, आपके जो स्पोर्ट्स की हिस्ट्री है या फिर जो स्पोर्ट्स है वो कभी भी चेंज नहीं होते भाई। और ऐसा नहीं है कि जो एथलेटिक्स है वो पीटीआईज में चेंज हो जाएगी और आपके टीजीटी के अंदर चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो सब में सेम रहती है। तो भाई इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो थैंक यू, आपने इस बात को सुना। अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वॉलीबॉल का मूलभूत कौशल है? तो मूलभूत कौशल के अंदर, ठीक है, रोलिंग पास, ड्रिबलिंग, ओवरहेड पास और पुश पास, तो ये आपके भाई बड़े अजीब से यहाँ पे दिए गए हैं और इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें स्टार आपको मिल रहा है। वॉलीबॉल पास के अंदर जो आपके चार होते हैं, ठीक है, एक तो रहता है आपका अंडरहैंड पास, ठीक है, दोनों हाथ नीचे आप करके पास करते हैं बॉल को, ठीक है। एक रहता है फिर ओवरहेड पास, ओवरहेड पास है ये आपका सर के ऊपर से आपका दिया जाता है। एक रहता है एक हाथ नीचे करके पास देना और एक रहता है आपका स्मैश, ठीक है। रोलिंग पास है, ओवरहेड पास, पुश पास है, वॉलीबॉल के मूलभूत कौशल के अंदर है, ठीक है। जबकि जो पुश पास है जो आपका, ठीक है, पुश पास कौन सा पुश पास है, हॉकी और ड्रिबलिंग, हॉकी, ठीक है, फुटबॉल और बास्केटबॉल के अंदर ये आपके मूलभूत कौशल रहेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और क्वेश्चन नंबर करते हैं 52। पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है? तो ये आपका रहेगा किसका? प्रभाव का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं व्याख्या। E.L. थॉर्नडाइक, जी हाँ, जो अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट है, या कह सकते हैं कि एक ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसे विद्वान जिन्होंने जो सीखने, जो लर्निंग की जो थ्योरीज है उनको प्रतिपादित किया है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर थॉर्नडाइक ने तीन प्रभाव के नियम है, जो तीन नियम है वो प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग दिया है, जिसके अंदर आपका तत्परता का नियम है, ठीक है, आपका अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम आपके शामिल है। प्रभाव के नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं कि लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज का भी इसको कहा जाएगा, ठीक है, संतोष और असंतोष, ठीक है। सॉरी, अभ्यास का जो नियम है ये रहेगा लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, ठीक है। ये आपका प्रभाव का नियम है, संतोष और असंतोष, मीन्स आप सेटिस्फाइड भी हैं और या फिर आप सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने में आपको पुरस्कार प्राप्त होता है उसे आप जल्दी सीख लेंगे और जिस काम को करने में आपको दंड मिलता है आप उसे नहीं सीख पाते हैं या फिर सीखते भी हैं तो बहुत ही कम सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक भिन्नता किस कारण होती है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता है ये पर्यावरण के कारण होती है, ठीक है, पर्यावरणीय आपका कारक माना जाएगा। अब थोड़ी सी देख लेते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। पर्यावरणीय कारक के कारण सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता है वो अलग अलग रहेगी। पर्यावरणीय कारक है प्राणी को चारों ओर से घेरे रहती है और अनुकूल तथा प्रतिकूल दिशा में निरंतर उसके ऊपर प्रभाव डालती है। पर्यावरणीय कारक में भौगोलिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक, सामाजिक, आचार संहिता और इसके साथ में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, ये सभी शामिल रहेंगी। खिलाड़ी, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 54, खिलाड़ियों आप धन्य हैं, आप लड़ाई के मैदान को खेल मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। यह कथन किसने कहा है? तो भाई ये कहा है पॉप पोल का कहा हुआ। जी हाँ, पॉप पोल ने ये बात कही है, तो इसके बारे में अब आपको और भी कोई यहाँ पर व्याख्या देखने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना, पॉप पोल का कहा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में कौन सा इवेंट डेकाथलॉन में सम्मिलित नहीं है?
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, मैंने अपने चैनल पर एक मेरी खुद की बनाई हुई एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जिसको आपने एक बार, जी हाँ, एक बार याद कर लिया ना, मैं गारंटी देता हूं कि डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आप उस क्वेश्चन में मार नहीं खाएंगे। अब जैसा कि क्वेश्चन आप में पूछा गया कि डेकाथलॉन में कौन सा इवेंट शामिल नहीं है, तो 800 मीटर का जो इवेंट है वो आपका शामिल नहीं है, बाकी 100 मीटर दौड़ है, जेवलिन है और आपका लंबी कूद आपके शामिल रहेंगे। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इवेंट्स के बारे में बताया गया। डेकाथलॉन पुरुषों की मिश्रित एथलेटिक प्रतियोगिता रहती है, 2 दिन चलती है, जिसके अंदर कुल आपके 10 स्पर्धाएं मीन्स 10 इवेंट आपके खेले जाते हैं, जिसमें 4 इवेंट आपके ट्रैक के और 6 फील्ड इवेंट आपके रहेंगे। पहले दिन जो खेली जाएगी ये रहेगी आपकी 100 मीटर दौड़ है, लंबी कूद है, गोला फेंक है, ऊंची कूद है, और इसके साथ में फिर आपकी रहेगी 400 मीटर दौड़। ठीक है, और इसके बाद में आपकी दूसरे दिन रहेगी 11 मीटर की 110 मीटर हर्डल। ठीक है, फिर चक्का फेंक, पोल वाल्ट और आपकी भाला फेंक और 1500 मीटर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं, देखिए 100 लगाऊं, ठीक है, 100 लगाऊं, ठीक है, गोला ना, मैंने इसका गा ले लिया, ठीक है, 100 लगाऊं 4 बार, ठीक है, और 11 चक्के बांस के, जो पोल है ना, पोल है, इसको बांस कूद भी कहा जाता है। ठीक है, तो पोल को मैंने बांस ले लिया। ठीक है, 11 चक्के बांस के, ठीक है, भाले 15। तो मैंने ये ट्रिक बनाई हुई है, आप इसको जरूर जाके देखिएगा, और हेप्टाथलॉन की भी जो टेक्निक है वो बताई हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हॉप स्टेप जंप इवेंट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हॉप स्टेप जंप को कहा जाता है त्रिकूद या फिर ट्रिपल जंप। अभी बोल रहा है कि ट्रिपल जंप के अंदर है 3 स्टेजेस आपकी रहती हैं। ठीक है, 3 फेज इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक तो रहेगा आपका हॉप, दूसरा रहेगा स्टेप और तीसरा रहेगा जंप। इस प्रतियोगिता के लिए 4 मौलिक विशेषताओं की आपको जरूरत रहेगी। ठीक है, मीन्स आपके 4 आपके पास में कंपोनेंट्स होने जरूरी है। एक तो रहेगा आपका स्पीड, ठीक है, दूसरा है आपका स्प्रिंग, आपकी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में है आपकी पावर। ठीक है, आपके पास में स्प्रिंगिंग, ठीक है, स्प्रिंगिंग एबिलिटी का मतलब है कि उछाल लेने की जो आपके पास में पावर है। ठीक है, और दूसरा है आपके पास में पावर, और इसके साथ में गुड कोऑर्डिनेशन अगर आपका है तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 57 नंबर, और 57 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ओलंपिक ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह में 5 रंग वाले रिंग 5 महाद्वीपों के प्रतीक है, इनमें से कौन सा मेल गलत है? तो मेल कौन सा गलत है? तो भाई यहाँ पर तो सारे ही मेल गलत हो जाएंगे, क्योंकि हरा है, देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए होना था, तो ये भी आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, नीला है, ये भी आपका गलत दिया हुआ है, सिर्फ एक सही दिया हुआ है, पीला एशिया के लिए, और लाल है ये आपका अमेरिका के लिए रहता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए लिखा हुआ है। तो ये आपके सारे गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसमें आपको स्टार दिया गया है। अब भी बोल रहा है कि जो प्रतीक चिन्ह है समान आयाम के आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले होते हैं, जो ओलंपिक अभियान की गतिविधियों को अभिव्यक्त करते हैं, और 5 महाद्वीपों की एकता और विश्व के एथलीटों को, विश्व के जो एथलीट्स हैं उनकी जो एक जगह पे इकट्ठा होना और जो ब्रदरिज्म है, ठीक है, भाईचारा, उसको दर्शाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर जो क्रम बताया गया है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, जो नीला है ये रहेगा यूरोप के लिए है, पीला है एशिया के लिए, काला है अफ्रीका के लिए, हरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और लाल है अमेरिका को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 58। अब 58 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया वो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। कक्षा 2 के बच्चों को पीटी सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति उपयुक्त रहेगी? तो जी हाँ, कक्षा 2 के अगर विद्यार्थी हैं तो आप उनको क्या कराएंगे, इमिटेशन मेथड है, या फिर कहिएगा कि अनुकरण। ठीक है, डेमोस्ट्रेशन। तो आप इसको डेमोस्ट्रेशन मेथड के थ्रू आप बच्चों को सिखा सकते हैं, जो आपकी कक्षा 2 के बच्चे हों तो। ठीक है, कक्षा 2 के बच्चों के लिए पीटी सिखाने के लिए आप अनुकरण विधि, ठीक है, जो इमिटेशन होता है, ठीक है, बाय पार्ट आप कह सकते हैं, इसमें बाय पार्ट भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को आप नकल वाली विधि आप इसको कैसे सिखाएं, ठीक है, इमिटेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, अभी बोला कि जो छोटे बच्चे हैं वो किसी भी कौशल को सीखने के लिए अनुकरण या फिर नकल करके जल्दी सीखते हैं। ठीक है, अनुकरण विधि में अध्यापक विभिन्न क्रियाओं को, जैसे डंबल एक्सरसाइज है, पीटीए एक्सरसाइज है, लेजियम एक्सरसाइज है, तो उसको बच्चों के सामने है डेमोस्ट्रेट करे तो बच्चे उसको जल्दी से सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्रिया के अंतर्गत नहीं है? ठीक है, तो क्रिया देखिए, अब क्रिया है जो आपकी षटकर्म, देखिए याद रखिएगा भाई, षटकर्म। ठीक है, क्रिया के अंदर आपकी 6 क्रियाएं इसके अंदर रहती है। ठीक है, जिसके अंदर आपका धोती, नेति, ठीक है, न्योली, बस आपकी ये शामिल रहती है। अब यहाँ पर जो नाड़ी शुद्धि है ना, नाड़ी शुद्धि आपकी षटकर्म के अंदर शामिल नहीं है। अब कौन कौन से यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये बोल रहा है कि नियम का शाब्दिक अर्थ है शारीरिक व मानसिक शुद्धता व व्यक्तिगत अनुशासन। अब नियम जो है, नियम के अंदर जी हाँ, जो यम नियम, ठीक है, यम नियम आसन
ठीक है, आपके जो दिए गए हैं। तो नियम है आपके 5। अब नियम में 5 कौन से? एक तो है सोच, मीन्स आप सुबह सोच करें, ठीक है, संतोष रखें तब करें, मीन्स आप अपना कह सकते हैं कि अभ्यास करते रहें, कठिन परिश्रम करें, और इसके साथ में स्वाध्याय, ठीक है, मीन्स आप स्वयं की स्टडी करें, और ईश्वर प्रणिधान, मीन्स ईश्वर के अंदर ध्यान लगाएं। फिर है यहाँ पर आपके ये बोला कि जो सोच है, स्वच्छता क्रिया का अर्थ है मन और शरीर की आंतरिक और बाह्य सफाई। अब ये बोला कि जो षट कर्म है, षट कर्म के अंदर नेति है, जिसके अंदर जल नेति है, दूध नेति है, ठीक है, और आपकी कपड़े की नेति है, या आपकी सॉरी जल नेति, दुग्ध नेति और घृत नेति, ठीक है, घी की नेति, जल की नेति और दूध की नेति की जाती है। धोती आपकी जो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कह सकते हैं कि जो आपका आइसोफेगस है, इसको साफ करने के लिए होती है, ठीक है। भस्त्रिका सॉरी जो बस्ती आसन है, बस्ती आसन पानी के अंदर की जाने वाली क्रिया है, जिसके अंदर जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको साफ किया जाता है। न्योली के अंदर आप क्या करते हैं, पेट की एक्सरसाइज करते हैं, और पेट की जो आपकी मांसपेशियां है और जो पेट की आपकी इंटेस्टाइन रहेगी, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको आप शुद्ध करने का काम करते हैं। त्राटक आपकी आंखों से रिलेटेड रहेगी, और कपाल भाती आपके रेस्पिरेटरी और पेट से रिलेटेड क्रिया रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन प्राणायाम है? अब प्राणायाम कौन सा है? तो भाई ये आपका रहेगा कौन सा? उज्जयी प्राणायाम, ठीक है, उज्जयी प्राणायाम है। बाकी जो न्योली है, ठीक है, न्योली और बस्ती ये आपकी क्रिया है, ठीक है, और उडियाना है, ये एक तरह से बंद लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर अब इसमें प्राणायाम देख पाएंगे। अब प्राणायाम यहाँ पर 11 बताए गए हैं, कौन कौन से प्राणायाम है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक तो है आपका सूर्य भेदी प्राणायाम, फिर है उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी, मूर्छा, कपालभाति, और कपालभाति वैसी क्रिया के अंदर भी शामिल किया जाता है, ठीक है। समवृत्ति प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम और प्लवनी प्राणायाम। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन यम के अंतर्गत नहीं है? तो यम के अंतर्गत तो भई ये आपके अपरिग्रह है, ठीक है, संतोष है, सोच है, तब भई आपके शामिल रहते हैं। अब यहाँ पर आप इसमें देख पाएंगे, ये बोला कि यम का शाब्दिक अर्थ है नैतिक दायित्व या फिर सामाजिक अनुशासन। ये 5 प्रकार के रहेंगे। अब इसमें कौन कौन से हैं? एक तो इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह, ठीक है, तो ये आपके शामिल रहेंगे 5। अब बढ़ते हैं आगे। ये बोला कि खेल मैदान में एथलीट के हृदय की धड़कन दर जानने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो टेलीमेट्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एथलीट्स की हार्ट बीट को चेक करने के लिए। अब ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज के समय हार्ट बीट को चेक करने के लिए जो हृदय में आपके जो परिवर्तन होते हैं उसकी गणना करने के लिए, उसको काउंट करने के लिए रेडियो टेलीमेट्री का यूज़ किया जाता है। यह कलाई के ऊपर, ठीक है, घड़ी के समान एक यंत्र है, ठीक है, जो आपका कह सकते हैं आपकी रिस्ट पे पहना जाता है, एक रिस्ट बैंड की तरह है, ठीक है, जिसमें आपकी चिप लगी होती है जो कंप्यूटर में हार्ट रेट की गणना बताती है, ठीक है। स्पायरोमीटर है, ये आपकी फेफड़ों की क्षमता और जो आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है इसको चेक करने के लिए, जीवनधारिता को चेक करने के लिए होता है। स्फेग्नोमैनोमीटर है, ये आपका ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, कोहनी की संधि को मोड़ने, फ्लेक्शन और विस्तार मीन्स जिसको एक्सटेंशन में कौन सी मांसपेशियां सहायक रहती है? ठीक है, जो कोहनी को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देने के लिए, तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के लिए आपकी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, ठीक है, जो आपका ब्राची रीजन के अंदर रहती है, ये दोनों ही आपकी इंपॉर्टेंट रहती है। अब ये बोल रहा है कि कोहनी के फैलाव मीन्स आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शंस के लिए ट्राइसेप्स ब्राची प्रतिरोधी प्रभाव का उत्पन्न करती है। यह तात्पर्य है कि ट्राइसेप्स इस प्रकार फैलते हैं कि वे बाइसेप्स को संकुचित कर देते हैं। इस प्रकार कोहनी की संधि का फ्लेक्शन क्षमतापूर्वक पैदा होता है और बाइसेप्स तथा ट्राइसेप्स एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी काम करते हैं। प्रतिस्पर्धी का मतलब है कि बाइसेप्स अगर एगोनिस्ट का काम कर रही है तो ट्राइसेप्स है एंटागोनिस्ट का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? मीन्स आप कोई भी अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर मांसपेशियों में ये तत्व शामिल है तो मांसपेशी आपकी जल्दी नहीं थकेगी, आप नहीं थकेंगे। अब कौन सा होना चाहिए? तो ये है ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन का अच्छा स्टोरेज है तो आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी जल्दी जल्दी बनती रहेगी। ग्लाइकोजन शरीर के अंदर सरल शर्कराओं के योग से बनता है तथा यकृत और पेशी के अंदर संचित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर इसको पुनः ग्लूकोज के अंदर बदल लिया जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो यह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्लूकोज से फिर आपकी एटीपी एडीपी आपकी बनेगी और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 65 नंबर,
किस तत्व की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? तो अब बेरी-बेरी रोग है भाई, ये तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन बी1 की कमी से होता है, जिसको आप थायमिन कहते हैं। और थायमिन अगर आपको चाहिए, विटामिन बी अगर चाहिए 1 आपको, तो अनाज है, दाल है, यकृत मीन्स लीवर, ठीक है, अंडा है, ठीक है, और जो आपकी खमीर, ठीक है, जिसके अंदर ब्रेड वगैरह आपकी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, डबल रोटीज़ वगैरह आपने खाई होगी, ठीक है, तो इसके अंदर आपको विटामिन बी मिल जाएगा। और बेरी-बेरी अगर आपको रोग हो रहा है तो ये विटामिन, ठीक है, बेरी-बेरी रोधी विटामिन बी इसको कहा जाता है। अब विटामिन बी1 नहीं मिल रहा तो आपको बेरी-बेरी रोग हो जाएगा। थायमिन के अंदर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक रहेगा, ठीक है, थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्रिकेट पिच की चौड़ाई है कितनी रहेगी? तो क्रिकेट पिच की जो चौड़ाई है ये 9 फीट की रहती है। अब 9 फीट से रिलेटेड क्या है आपके लिए खास, ये आप देख पाएंगे। तो क्रिकेट की जो पिच की लंबाई है ये रहेगी यहाँ पर 22 गज, ठीक है, जिसको आप 66 पिच कह सकते हैं। और यहाँ पर क्रिकेट पिच की चौड़ाई है वो 10 फीट बता दी भाई। अब 10 फीट तो नहीं, हाँ 10 फीट रहेगी भाई, यहाँ पर 10 फीट ही लिखा हुआ है। चलिए, मैं 9 फीट कर गया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल की टीम के अंदर टोटल आपके 16 खिलाड़ी आपके खेलते हैं, ठीक है भाई, 16 खिलाड़ी रहेंगे किसमें? फुटबॉल की टीम के अंदर। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या, जी हाँ, एक्सप्लेनेशन। फुटबॉल टीम के अंदर 16 खिलाड़ी खेलते हैं, जिसमें आपके 11 खिलाड़ी मैदान पर खेलेंगे, 5 खिलाड़ी है वो स्थानापन्न के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, स्थानापन्न के लिए। स्थानापन्न का मतलब है कि सब्सटीट्यूट्स आप उनको कर सकते हैं। और वर्तमान के अंदर अगर आप सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो 3 खिलाड़ियों को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। और वर्तमान समय के अंदर फुटबॉल में 16 की अपेक्षा 18 खिलाड़ियों को जगह दी जाती है, जिसमें 7 खिलाड़ी हैं ये सब्सटीट्यूशन के अंदर रखे जाते हैं, लेकिन 3 ही खिलाड़ी को आप सब्सटीट्यूट कर पाएंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूं भाई, हॉकी खेल है और आपका इसमें फुटबॉल खेल है, इनके अंदर टाइम आउट नहीं लिया जाता, ठीक है। चलिए, टेक्निकल टाइम आउट हो सकता है, लेकिन आपका जो टीम को टाइम आउट लेने की अनुमति नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो हॉकी टीम के अंदर भी 16 खिलाड़ी हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं भाई, अब की बार जो टोक्यो ओलंपिक गई थी हमारी टीम, उसमें 18 खिलाड़ी भेजे गए थे, क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन थी और उस वजह से टीम के अंदर 16 से लेके 18 खिलाड़ियों की संख्या कर दी गई थी, जिसमें से अभी 11 खिलाड़ी खेलते हैं मैदान पर और 5 खिलाड़ी है ये आपके सब्सटीट्यूशन के तौर पर रखे जाते हैं। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी रहते हैं? तो बास्केटबॉल की टीम के अंदर आपके यहाँ पर 12 खिलाड़ी शामिल किए जाते हैं और 12 खिलाड़ियों में से 5 आपके खिलाड़ी खेलते हैं और 7 खिलाड़ी हैं ये आपके सब्सटीट्यूशन के लिए रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हैंडबॉल की टीम में भाई अब हाल फिलहाल के अंदर मैं आपको बता दूं कि पहले 12 थे, फिर उसके बाद में 14 और अभी हाल फिलहाल में 16 खिलाड़ियों तक की जो टीम है वो भेजी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पे 12 बता रखे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 14 से लेकर 16 है आपके खिलाड़ी जाते हैं। तो अब आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा मुझे। 16 खिलाड़ी भेजे जाते हैं हैंडबॉल टीम। अब अगर नेशनल लेवल पे तो 14 है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे तो 16 खिलाड़ी तक भी भेजे जाते हैं भाई। हैंडबॉल की टीम में ये बोला है कि 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 7 खिलाड़ी खेलने वाले हैं और बाकी के 5 खिलाड़ी है वो सब्स्टिट्यूशन के तौर पे रखे जाते हैं। 6 खिलाड़ी कोर्ट पे खेलते हैं और 1 खिलाड़ी आपका गोलकीपर रहेगा और 5 खिलाड़ी ये बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन के तौर पर रखे जाते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 16 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है? तो सबसे मजबूत स्नायु है आपके रेक्टस फीमोरिस, ठीक है, सबसे मजबूत लिगामेंट। अभी बोल रहा है कि ये चारों पेशियां रेक्टस फीमोरिस, ठीक है, वास्टस लैटरलिसिस और वास्टस मीडियलिसिस और वास्टस इंटरमीडियलिसिस और इसके साथ में इनके मिल्स कर कार्डिसेप्स फीमोरिस का निर्माण करती है, ठीक है। इसके अंदर मीन्स कह सकते हैं कि क्वाड्रिसेप फीमोरिस के अंदर 4 आपकी मसल कौन कौन सी है? रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टर इंटरमीडियलिस, ठीक है। ये आपकी चारों मिलकर क्वाड्रिसेप फीमोरिस का निर्माण करेंगी। यह जांघ की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली पेशी रहती है। जांघ की बोल रहा हूँ भाई मैंने पूरी बॉडी की नहीं बोला। रेक्टस फीमोरिस किक लगाने में सहायक होती है, तो इसीलिए रेक्टस फीमोरिस को किक मसल भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपने, जी हाँ, चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ मार्कर के साथ में, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। रेक्टस फ्यूमरिस को किक मसल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी चैम्बर जो होते हैं उनको कहा जाता है आलिंद, या फिर कहिएगा इसको यूरिकल, या फिर एट्रियम के नाम से आप इसको कॉल कर सकते हैं। ये बोल रहा है कि अब यहाँ पर 4 इसके अंदर चैम्बर होते हैं, किसमें भाई? हार्ट के अंदर, ठीक है। और ये इसमें एक सेप्टम होता है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट के अंदर, ठीक है। ऊपर वाले भाग में 2 चैम्बर रहते हैं जो
नीचे वाले जो आपके नीले रहते हैं, मीन्स जो आपके वेंट्रिकल है, उन वेंट्रिकल और आपके यूरिकल के बीच में आपके वॉल लगे होते हैं, ठीक है। एक तो रहता है ट्रैकास्पिड वॉल आपका राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपका रहेगा मीट्रल वॉल, ठीक है। तो इनकी वजह से आपके दो चैम्बर और बन जाते हैं, ठीक है, दो दो चैम्बर बनेंगे, ठीक है। तो इनको आलिंद कहा जाता है, और आलिंदों के बीच आलिंदों के नीचे है दो आपके नीले रहेंगे, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और आपका राइट वेंट्रिकल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 73। रक्त का क्या कार्य रहेगा? तो रक्त है आपका दोनों ही तरह का काम करता है, एक तो आपकी ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा, और एक है आपका वृद्धि कारकों को ले जाने की काम करेगा, ठीक है। तो दोनों ही इसके अंदर शामिल रहेंगे। तो रुधिर का काम है भाई, एक तो देखिए जो ब्लड है आपका, एक तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेगा और पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि एक तो एनर्जी देने का काम कर रहा है, और दूसरा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने में भी आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिशंस है और जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। हार्मोन जो है, हार्मोन जो आपके तैयार होते हैं, उनको भी शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम है ये आपका ब्लड करेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, जो ट्रांसपोर्ट का काम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है? तो फेफड़ों की कुल वायु क्षमता आपकी रहेगी 4.5 से लेके 5 लीटर तक, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि क्या रहेगा, ठीक है। एक तो आपकी रहती है कि जो सिंपल आप रेस्पिरेट करते हैं, और एक रहता है आपका जो डीप ब्रीदिंग होती है, उसमें आपकी क्या कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। श्वास को अंदर लेते हैं अगर आप नॉर्मल कंडीशन में, तो ये रहेगी आपकी 3500 सीसी, ठीक है। तो अगर आप गहरी श्वास लेते हैं तो ये 5000 सीसी तक हो जाएगी, और अगर आप श्वास को बाहर निकाल रहे हैं तो 3000 सीसी रहती है, और अगर आप जी हाँ फोर्सफुली, ठीक है, निकालते हैं तो ये आपकी सॉरी जब आप गहरी श्वास की क्रिया रहेगी तो ये आपकी 1500 सीसी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्टीपल चेज दौड़ की मानक दूरी क्या रहेगी? तो स्टीपल चेज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 3000 मीटर के जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो रहेगी, और 3000 मीटर की इस दूरी में आपको 400 मीटर के ट्रैक पे 28 हर्डल मिलेगी, 7 आपको वाटर जंप मिलेंगे, और जूनियर वर्ग के अंदर, जी हाँ, जो जूनियर कैटेगरी के अंदर आपकी स्टीपल चेज की जाती है, इसमें 2000 मीटर की रेस होगी, ठीक है, स्टीपल चेज की, जिसमें 18 आपकी हर्डल होगी और 5 आपकी वाटर जंप शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के किस इवेंट के अंदर है गोल्ड मेडल जीता था? तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 10 मीटर एयर राइफल में जीता था, और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जी हाँ एकमात्र कह सकते हैं कि जो पहला इंडिविजुअल मेडल आया था अभिनव बिंद्रा का 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग के अंदर। और फिर इसके बाद में 2021 के अंदर अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के इवेंट में, और कह सकते हैं कि एथलेटिक्स का भी पहला मेडल, जी हाँ, वो चाहे ब्रॉन्ज हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे गोल्ड हो, पहला मेडल एथलेटिक्स में, और व्यक्तिगत तौर पर दूसरा मेडल है भारत के लिए, ठीक है। अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीता है, और जी हाँ 2001 में अर्जुन पुरस्कार, और 2002 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है, तो मैच कैसे प्रारंभ होगा? तो ये बैक पास से आपका शुरू होता है। अब यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, ये बोला कि सेंटर पास नए नियम के अनुसार है, हॉकी खेल का आरंभ सेंटर पास के द्वारा किया जाता है, जिसे इसमें जिस टीम को खेल आरंभ करने का अवसर दिया जाता है, उस टीम का खिलाड़ी मैदान के मध्य से सेंटर पास से खेल को आरंभ करता है। खेल के दूसरे मध्य में विपक्षी टीम का खिलाड़ी सेंटर पास द्वारा खेल को आगे बढ़ाता है। यह खेल 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में विभाजित किया जाता है, और टोटल जो टाइम रहेगा ये आपका खेलने का 60 मिनट रहेगा, और इसमें 9 मिनट का आपको रेस्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, सर्किट ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं। अब सर्किट ट्रेनिंग कब बनाई गई, किसने बनाई, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो सर्किट ट्रेनिंग जो बनाई गई है ये लीड्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मॉर्गन एंड एडमसन, ठीक है, मॉर्गन और एडमसन ने 1957 के अंदर बनाया था, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के लिए। सर्किट ट्रेनिंग से आप स्ट्रेंथ को, ठीक है, आपकी पावर और मसल्स के अंदर जो आपकी एंड्योरेंस है उसको चेक करने के लिए, स्पीड को, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को, फ्लेक्सिबिलिटी को और कार्डियोवैस्कुलर को बढ़ाने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। चलिए भाई अब थोड़ा सा पसीना पोंछ लूँ और आपके लिए फिर से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 4x100 मीटर रिले दौड़ में किसी टीम के एथलीट द्वारा प्रथम फाउल स्टार्ट किया जाता है, तब पश्चात अन्य टीम का एथलीट दूसरा फाउल स्टार्ट करता है, तो क्या निर्णय होगा। तो भाई यहाँ पर निर्णय ये होगा कि दूसरा जो फाउल स्टार्ट करने वाला है वो टीम आउट हो जाएगी। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, ठीक है, या फिर कहिएगा कि भाई किसी भी तरह की कोई भी रेस हो रही है, अगर उसमें कोई भी खिलाड़ी वो चाहे पहला स्टार्ट ले रहा है या दूसरा स्टार्ट ले रहा है, ठीक है, सभी फाउल हैं, ठीक है, कोई भी आपको फाउल स्टार्ट लेने की अनुमति नहीं है, ठीक है। अब ये नया रूल आ चुका है, अब यहाँ पर आप इसमें पढ़ भी पाएंगे। सभी प्रकार के दौड़ों के स्टार्ट में केवल एक फाउल की अनुमति है। दूसरा फाउल होने पर एथलीट या टीम दौड़ को उस स्पर्धा से बाहर कर दिया जाता है। पहला फाउल सामूहिक फाउल माना जाएगा, चाहे किसी एक खिलाड़ी ने ही फाउल क्यों न किया हो अथवा कई खिलाड़ियों ने फाउल किया हो। दूसरा फाउल होने पर उस प्रतिभागी को बाहर कर दिया जाएगा जिसने फाउल लिया हो। दूसरा फाउल में चाहे दूसरा एथलीट पहली ही बार क्यों न फाउल किया हो, ठीक है, वो बाहर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि डेकाथलॉन के अंदर, ये बोला कि डेकाथलॉन जैसे है आपकी हेप्टाथलॉन है, इसमें 2 फाउल्स के बाद तीसरे फाउल स्टार्ट पर टीम से बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अगर आप अभी फाउल लेते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। वैसे हेप्टाथलॉन के अंदर शायद, यहाँ हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन में एक का आप फाउल स्टार्ट ले सकते हैं आपके स्प्रिंट इवेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है। तो वॉलीबॉल के अंदर जो टेक्निकल टाइम आउट है उसका टाइम रहेगा 60 सेकंड, मीन्स 1 मिनट का आप टाइम ले सकते हैं टेक्निकल टाइम आउट में, ठीक है। अभी बोला कि ओलंपिक और इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं के अंदर 1 से 4 सेट के दौरान 2 तकनीकी टाइम आउट लिए जा सकते हैं जो 60 सेकंड के होंगे और स्वतः ही मिल जाएंगे, ठीक है। जब कोई टीम बढ़त लेती हुई है तो 8वें या 16वें अंक तक पहुंच जाती है तो आप टेक्निकल टाइम आउट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जिम्नास्टिक में वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनवे मीन्स जो धावन पथ है उसकी लंबाई कितनी रहेगी। तो धावन पथ की लंबाई रहेगी 25 मीटर, ठीक है, किसके लिए, जिम्नास्टिक के अंदर, वॉल्ट इवेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और इससे पहले एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। तो वॉल्ट, जी हाँ, इवेंट के लिए, वॉल्ट कॉम्पिटिशन के लिए, जी हाँ, रनवे की जो एरिया है इसकी लंबाई रहेगी 25 मीटर, रनवे की जो चौड़ाई रहेगी ये रहेगी 1 मीटर, और रनअप एरिया की जो आपकी ऊंचाई रहेगी वो 2.5 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर, 13 टीमों के नॉकआउट फिक्सर में ऊपर के हाफ में कितनी टीमें रहेगी। जी हाँ, 13 टीमों का आप फिक्सर तैयार कर रहे हैं तो 13, ठीक है, कौन सी भाई, 13 टीमें आप है तो 13 का आप हाफ कर लीजिए, आपके पास में हो गया है 6 वाले नीचे रह जाएगी और 7 ऊपर टीम रहेगी, ठीक है, तो 7 यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अब इसकी यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है, ठीक है। ये बोल रहा है कि अपर हाफ के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पर टीमों की कुल संख्या, ठीक है, मीन्स यहाँ पर n+1 और डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिएगा। अब आप इसको कर लीजिए, ठीक है, 13 प्लस में 1, ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कितना आ गया है, यहाँ पे आपके पास में निकल के आ जाएगा 7, ठीक है। और नीचे वाले हाफ के लिए अगर आपको निकालना है तो यहाँ n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 13 में से आपने 1 माइनस कर दिया और 2 से आपने भाग कर दिया तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करके 7 टीम है वो ऊपर वाले हाफ में रख देंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर ये रहेगा फेफड़ों में। अभी बोला कि जो फेफड़े हैं वो O2 को लेते हैं और CO2 को शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। जो हमारे ऊतकों में आपका जो टिश्यूज़ के अंदर है ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम है, ये श्वसन क्रिया के दौरान आपका ब्लड है ये करता है और CO2 को फेफड़ों में छोड़ देता है और ऑक्सीकृत होकर वापस से हार्ट की तरफ चला जाएगा और हार्ट उसको शरीर में पंप आउट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है। तो ये है आपकी फीमर। जी हाँ, सबसे लंबी और भारी हड्डी रहेगी। शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि उर्वावस्थी इसको फीमर कहा जाता है और जिसकी लंबाई है लगभग 48 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, धावक ट्रैक में दौड़ते समय मोड़ पर बाईं ओर क्यों झुकता है। इसका रीज़न क्या है, ये है आपका अभिकेंद्रीय बल के कारण। कौन सा भाई, अभिकेंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये आपका यूज़ किया जाता है।
वृत्ताकार, जी हाँ, जो गोलाकार आपका पथ होता है, इसमें केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्री बल कहा जाता है। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। जैसे कि मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहियों व सड़कों के मध्य लगने वाला घर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। इसी कारण धावक है ट्रैक में दौड़ते समय बाईं ओर झुकता है। ठीक है, और बाईं ओर झुकेंगे। दूसरा आपका जो हार्ट की प्लेसमेंट है उसको भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसमें साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इसका भी कुछ साइंटिफिक वे रहता है। और हमेशा आप जब भी ट्रैक पे रनिंग करेंगे तो आपकी एंटी क्लॉकवाइज रनिंग रहेगी। ठीक है, जिससे आप बाईं ओर झुकते हैं। बाराबती स्टेडियम कहाँ पर स्थित रहेगा? तो बाराबती स्टेडियम है ये कटक के अंदर है और ये क्रिकेट से रिलेटेड स्टेडियम है। अभी बोल रहा है कि बाराबती स्टेडियम कटक के अंदर उड़ीसा में है और जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और दर्शक क्षमता इसकी 45,000 है। और इस स्टेडियम में जो पहला टेस्ट क्रिकेट मैच भारत बनाम श्रीलंका खेला गया था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक है बैरिन पीरेडी कुबर्टिन। जी हाँ, बैरिन पीरेडी कुबर्टिन को माना जाता है आधुनिक खेलों का पिता में। फ्रांसीसी है, जी हाँ, फ्रांस के रहने वाले हैं बैरिन पीरेडी कुबर्टिन। विश्व शांति के उद्देश्य से इन्होंने ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी। और जी हाँ, जो ओलंपिक इवेंट्स हैं इनकी यहाँ पर इन्होंने इमेजिनेशन किया था कि इन इवेंट्स को शुरू किया जाए। और पहला जो आधुनिक ओलंपिक है वो 6 अप्रैल 1896 को एथेंस के यूनान के एथेंस शहर के अंदर शुरू किया गया था। और 23 जून 1894 को जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसकी स्थापना की गई है और इसीलिए 23 जून को हम ओलंपिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत है वो 29 अगस्त 1995 को की गई थी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, नेशनल जो स्पोर्ट्स डे, वो कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 29 अगस्त को। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि 1995 से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब है ये डलहौजी क्लब माना जाता है। तो अब यहाँ पर डलहौजी क्लब है, मोहन बागान क्लब है। ठीक है, तो आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थापना वर्ष कब है। डलहौजी जो क्लब है ये 1880 में कोलकाता के अंदर बना था। मोहन बागान क्लब है ये 1889 के अंदर कोलकाता में। स्पोर्टिंग क्लब है ये 1891 के अंदर। और ईस्ट बंगाल क्लब की स्थापना है 1920 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टर्नम कहाँ पर स्थित है? तो स्टर्नम आपकी रहेगी छाती की हड्डी। जी हाँ, स्टर्नम है ये आपकी वक्ष के अंदर, ठीक है, सेंटर में रहेगी। अब ये बोल रहा है कि जो स्टर्नम है ये आपकी उरोस्थी, ठीक है, उरोस्थी या फिर आप कह सकते हैं कि वक्ष में पाई जाती है, ब्रेस्ट में पाई जाती है, चेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, वेस्को में इसकी जो लंबाई है, ठीक है, जो अडल्ट कह सकते हैं कि जो अभी मैच्योर हो चुके हैं उनके अंदर इसकी 17 सेंटीमीटर की लेंथ रहेगी। जी हाँ, 17 सेंटीमीटर। चलिए माप के देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विंबलडन। जी हाँ, 91 क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं भाई, याद ही नहीं रहा कि मैं क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहा हूँ। जी हाँ, 91, बातों में 91 की तरफ हम पहुँच गए। जी हाँ, ये कह सकते हैं कि 90 की तरफ हम, जी हाँ, 90 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और सचिन रमेश तेंदुलकर की तरह, जी हाँ, जैसे ही 90 के स्कोर से ज़्यादा हम स्कोर बनाते हैं तो 90 नर्वस 90 भी कहा जाता है सचिन तेंदुलकर के लिए। तो यहाँ पे तो चलिए हमारे तो लिए तो नर्वस 90 नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि विंबलडन वाला क्वेश्चन है। विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से रिलेट करती है? तो विंबलडन है ये आपके टेनिस से रिलेट करती है और टेनिस के अंदर ही विंबलडन की ट्रॉफी आपकी खेली जाती है। विंबलडन चैंपियनशिप टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत है 1877 ईस्वी के अंदर की गई थी। शुरू में विंबलडन चैंपियनशिप को ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। यह ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है और जो पहला विंबलडन विजेता है इंग्लैंड के स्पेंसर गोरे थे। ठीक है, नाम याद रखिएगा भाई, स्पेंसर गोरे पहले विंबलडन विजेता, जिसको ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप कहा जाता था शुरुआती दौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? भाई इनको कौन भुला जा सकता है, हॉकी का जादूगर। जहाँ हॉकी विजार्ड की जो उपाधि है इनको 1928 में ही दी गई थी, हॉकी का जादूगर और हॉकी विजार्ड। तो ध्यानचंद को दी जाती है यहाँ पर ये उपाधि। और ध्यानचंद, जी हाँ, ऐसे हॉकी के जादूगर जिसका जलवा, जी हाँ, जो 1936 का बर्लिन ओलंपिक हुआ उसमें हिटलर ने भी इनके हॉकी के जादू के जलवे को माना। चलिए अब यहाँ पर पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में। मेजर ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी का जादूगर, जिनका जन्म है 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के अंदर हुआ। 1928 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा जो पहला ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने पर हॉकी विजार्ड की उपाधि है ध्यानचंद को
दी गई थी। इनको 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 3 दिसंबर 1969 को इनका निधन हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन भाई मेरे हिसाब से आज ये 100 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर देखिए अभी जैसे कि इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हमने की है, तो इस एक्सप्लेनेशन के अंदर ही हमें कम से कम 6 क्वेश्चन और मिल गए। तो लगभग जी हाँ मैं कहूँगा कि 500 से 550 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाएंगे इसी एक सीरीज में। फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करता है। तो मैच का फैसला कैसा होगा भाई, तो ये होगा पेनल्टी किक के द्वारा। जी हाँ, एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद में भी अगर फैसला नहीं होता तो पेनल्टी किक दी जाएगी। अब पेनल्टी किक में आपका क्या रहेगा, ये बोला कि पेनल्टी किक, जी हाँ जो निर्णायक आपकी पेनल्टी किक होगी इसमें सामान्य अवधि के पश्चात, जी हाँ 15-15 मिनट का जो अतिरिक्त टाइम दिया जाता है उसके बाद में भी अगर मैच टाई रहे तो टाई को तोड़ने के लिए जी हाँ 5-5 पेनल्टी किक दिए जाते हैं। ठीक है, 5-5 पेनल्टी किक दिए जाते हैं और अगर इसमें आपका ये क्रम नहीं टूटता है, ठीक है 5-5 पेनल्टी किक में भी अगर नहीं टूटता है तो सडन डेथ का जो नियम है वो फिर इसमें अप्लाई कर देते हैं, जिसको आप गोल्डन किक के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार निम्न में से किसने किया था, तो जेम्स नाइस्मिथ। ठीक है, जेम्स ए स्मिथ भी आपको कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा, जैसे मैंने कल क्वेश्चन करवाया था तो उसमें जेम्स ए स्मिथ लिखा हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ आप इसको पढ़िएगा। और डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ जी हाँ अमेरिका के अंदर इन्होंने इस गेम्स की शुरुआत की थी। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के अंदर दिसंबर 1891 में इस खेल का आविष्कार किया था। और महिला बास्केटबॉल की जो शुरुआत है 1892 में सेंडा बेरेसन ने शुरू किया था। 1932 में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना की गई और 1936 जी हाँ 1936 के ओलंपिक में बास्केटबॉल को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन है ये किया गया था 1948 के अंदर। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन। 1947 में इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय है पेरिस के अंदर बनाया गया था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट क्या है, चलिए बजट क्या है भाई आप बता सकते हैं। तो जी हाँ बजट एक ऐसा आपका लेखा जोखा है जिसके अंदर आपकी आय कितनी है, मीन्स आपके सोर्स ऑफ इनकम कितना है, कितनी उनसे आपकी इनकम हुई है और कितना आपने खर्च किया है, इसका ब्यौरा आप जो रखते हैं उसको कहा जाता है बजट। और जी हाँ बजट है आगामी सत्र के लिए पहले ही आप क्या करते हैं, आय व्यय का ब्यौरा है वो तैयार करके प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, किसी भी संस्था के अंदर है ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसी पे आपका जो बजट है वो अगले सत्र के लिए मीन्स अगले सेशन के लिए तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 97। डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है। तो जी हाँ डिस्कस थ्रो के अंदर जो लैंडिंग एरिया है ये 34.92 जी हाँ 34.92 डिग्री का तैयार किया जाता है, 34.92 डिग्री एंगल। चलिए डिस्कस थ्रो के लैंडिंग सेक्टर का जो कोण है 34.92 डिग्री का कोण होना चाहिए। सेक्टर की रेखा है 5 सेंटीमीटर चौड़ाई की रहती है और थ्रो तभी मान्य होता है जब चक्का 34.92 डिग्री कोण वाले क्षेत्र के अंदर आपका शामिल रहता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो 5 सेंटीमीटर की जो आपकी रेखाएं होती है वो लैंडिंग एरिया का हिस्सा नहीं है। इट मीन्स कि अगर आपका जेवलिन या फिर आपका डिस्कस है या फिर आपका शॉट है, अगर वो लाइन पे फॉल डाउन होता है तो उसको आपका काउंट नहीं किया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों के चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो जी हाँ जब भी आप फिजिकल एजुकेशन की कोई भी एक्टिविटीज़ तैयार कर रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि एक तो बच्चों की फिजिकल फिटनेस कैसी है और उनकी ज़रूरत क्या है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ है उसको चुनाव करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेशन अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। जी हाँ जब भी आप कोई भी एक्टिविटीज़ चुन रहे हैं तो एक तो आप नीड, जी हाँ अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू फिजिकल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एजिबिलिटी आप उसको एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। YMCA, यहाँ YMCA के संस्थापक कौन है। तो YMCA के संस्थापक भारत में है HC बक, जी हाँ हैरी क्रो बक इनका पूरा नाम। और संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में, जी हाँ संगठित वैज्ञानिक शिक्षा कह सकते हैं एक तरह से मॉडर्न जो फिजिकल एजुकेशन है, सन 1920 के अंदर HC बक ने मद्रास के अंदर YMCA की स्थापना की थी। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे जो आपके खेल हैं इनको
जी हाँ, भारत में लाने का जो श्रेय है वो YMCA को ही जाता है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये रहेगा आज का। जी हाँ, नर्वस 99 भी, जी हाँ 99 पे बहुत बार सचिन तेंदुलकर आउट हुए। जी हाँ, और आज हमने यहाँ पर जी हाँ शतकों का शतक, जी हाँ एक और महावीर शतक। जी हाँ, महावीर आपने नाम जरूर सुना होगा, तो जी हाँ वीर महान, जी हाँ वीर महान यहाँ पर 100 का आंकड़ा पार करने वाले हैं अभी। तो लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो जी हाँ श्री PM जोसेफ, श्री PM जोसेफ। रानी लक्ष्मीबाई, जी हाँ LNIPE ग्वालियर के पहले प्रिंसिपल। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज ग्वालियर की स्थापना 17 अगस्त 1957 में हुई थी। इसके प्रथम प्राचार्य PM जोसेफ थे और इन्हें 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अरे भाई 101 के बाद में नॉट आउट, जी हाँ नॉट आउट 101 पर खेल रहे हैं अभी पवन कुमार विश्वजीत, आप सभी के सहयोग से। जी हाँ, आप चीयर करते रहिएगा ऐसे ही। जी हाँ, चीयर लीडर आप बन के मेरे, आप मुझे चीयर करते रहिएगा और मैं ऐसे ही चौके छक्के जी हाँ आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए लगाता रहूँगा। जी हाँ, नॉन स्टॉप मैराथन हम दौड़ते रहेंगे आप सभी के प्यार की बदौलत। जी हाँ, फैमिली में देखिए जितना जुड़ाव रहेगा, फैमिली जितना सपोर्ट करती है उतना ही जी हाँ आपकी फैमिली के जो कह सकते हैं कि जो मेंबर हैं या फिर फैमिली के जो हमारे सदस्य, परिवार के जो सदस्य हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, आगे बढ़ाना है हमें अपने आप को और आगे हमेशा बढ़ते रहना कॉन्टिन्यूसली। चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 101 नंबर, वॉलीबॉल मैच में 1 से 4 सेट तक प्रति टीम कितना टाइम आउट कितने समय तक के लिए लिया जा सकता है? तो यहाँ पर जी हाँ अगर आप टाइम आउट ले रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि जो टाइम आउट आपका दिया जाएगा वो 2 टाइम आउट, जी हाँ हर एक टीम एक के अंदर 2 टाइम आउट ले सकती है और 30-30 सेकंड के टाइम रहेंगे। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। प्रत्येक सेट के अंदर जो प्रत्येक टीम को जो 2 टाइम आउट दिए गए हैं और टाइम आउट की अधिकतम अवधि है वो 30 सेकंड की होती है। लगातार 2 टाइम आउट भी लिए जा सकते हैं, मीन्स यहाँ पर 1 मिनट आप यहाँ पर 60 सेकंड वो टोटल यूज़ कर सकते हैं। किसी खिलाड़ी के घायल होने की अवस्था में 3 मिनट का ऑफिशियल टाइम आउट भी दिया जाता है। चलिए भाई नॉन स्टॉप जी हाँ और नॉट आउट नंबर 2 क्वेश्चन जी हाँ 102, क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी जी हाँ आपकी कही जाती है बर्फ़ के द्वारा उपचार करना। जी हाँ बर्फ़ के द्वारा, जी हाँ आप आइसिंग जो यूज़ करते हैं उसको क्रायोथेरेपी में शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में खास क्या रहेगा, तो ये बोल रहा है कि जो क्रायोथेरेपी है इसको ठंडी चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है। इस चिकित्सा के अंदर, इस ट्रीटमेंट के अंदर ठंडे पानी या फिर बर्फ़ का प्रयोग किया जाता है। क्रायोथेरेपी से दर्द, ऐठन, जी हाँ जो आपका क्रैम्प होता है और जो स्वेलिंग होती है उसको कम किया जा सकता है और जो ब्लड के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो भाई ये थी मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए नाबाद 102 क्वेश्चन। जी हाँ 100 क्वेश्चन की सीरीज कहा था और 2 क्वेश्चन जी हाँ हद से कुछ ज़्यादा ही करवाने की कोशिश करते हैं हर बार, ये दिल मांगे मोर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जी हाँ आप सबसे ज़्यादा एक छोटी सी रिक्वेस्ट भाई, जी हाँ हम्बल रिक्वेस्ट इज माई टू यू दैट प्लीज़ like, share, follow and subscribe us on Pawan Kumar Vishwajit YouTube channel and also Education Dhaba for all exams MCQs। या सभी तरह के MCQs अगर आप देखना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो MCQs की सीरीज़ आपको एजुकेशन ढाबा YouTube चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।